चले आइए। लगा दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम हिंदी लिटरेचर के कंप्लीट स्ट्रेटजी को समझेंगे। इस वीडियो में समझेंगे कि हिंदी लिटरेचर किस तरह से पढ़ा जाए, उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। अभी हिंदी मीडियम में देखेंगे तो पिछले 4 से 5 साल में रिज़ल्ट काफ़ी गिर गया है, काफ़ी कम हो गया है। और उसमें अगर रिज़ल्ट गिरने का जो मेन रीज़न है, वो देखोगे तो ओवरऑल देखा जाए तो मेंस में कम नंबर कम आ रहे हैं। और इसीलिए मेंस में नंबर बढ़ाने के लिए और यूपीएससी में सिलेक्शन को फिक्स करने के लिए, बेहतर रैंक लाने के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी लिटरेचर एक बेहतर ऑप्शनल विकल्प देता है। और ओवरऑल भी देखा जाए तो अगर कोई एक सब्जेक्ट जो आपके सिलेक्शन में, आपके रैंक में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो ऑप्शनल ही है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक अच्छा ऑप्शनल, एक अंकदायी ऑप्शनल आप डिसाइड करो। आज की वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे हिंदी लिटरेचर की कि कैसे उसको तैयारी किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हम उसको पढ़ें, किस तरह से उसको हम टैकल करें, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्कस करके ये बताता हूँ कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल आपके लिए क्यों बेस्ट है, क्या कारण है और किस तरह से ये आपको एडवांटेज देता है। ठीक है? सबसे पहला रीज़न जो है लिटरेचर लेने के लिए कि ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है। काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको इसमें मिलने की संभावना रहती है। और संभावना नहीं बल्कि इसमें नंबर्स आए हैं, ऐसे ट्रेंड्स हैं। कैसे? अब देखो ये 2018 में देखोगे तो 2018 में प्रदीप द्विवेदी नाम के एक एस्पिरेंट थे जिनके 344 नंबर आए। और किसी भी ऑप्शनल के हिसाब से देखोगे 344 नंबर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। 344 नंबर तक आए हैं। और 344 नंबर बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शनल के हिसाब से, क्योंकि 280 270 नंबर आता है किसी ऑप्शनल में तो ऐसा माना जाता है कि वो अच्छा नंबर्स है। और 344 नंबर आया और अभी तक के इतिहास में, हिंदी लिटरेचर के इतिहास में देखोगे 344 नंबर से ज़्यादा नहीं आया। इसको दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करें, तो केवल मैथ ही ऐसा ऑप्शनल है और थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी में निकाल देख लोगे तो कभी-कभी उसमें 350 प्लस तक गया है। लेकिन मैथ का नेचर आपको पता है कि उसमें जितना लिखोगे उस हिसाब से नंबर मिलते हैं, उसमें नंबर कटने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो एक मैथमेटिक ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, सब्जेक्टिविटी का स्कोप कम है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ विषय के सब्जेक्ट है, जो साहित्यिक विषय के सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो हिंदी लिटरेचर 344 तक गया है। और 344 नंबर एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है। और 344 नंबर की वजह से ही इनका रैंक 74 आया था। और इनको जो सर्विस मिला था, वो प्रॉपर आईएएस मिल पाया था। बाकी जीएस वगैरह में उतने अच्छे नंबर्स इनके नहीं थे, लेकिन केवल हिंदी लिटरेचर की वजह से इनको अच्छा रैंक मिल गया था। ये इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट थे, लेकिन इन्होंने ऑप्शनल हिंदी मीडियम, हिंदी लिटरेचर रखा था और इसीलिए इनको एडवांटेज भी मिल गया था। नेक्स्ट देखोगे तो 2013 या 14 की बात है, उनमें निशान जैन से इनको 315 नंबर तक आए थे हिंदी लिटरेचर में। रवि सिन्हा को देखोगे तो 284 नंबर तक आए हैं। यानी हिंदी लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर लिया, ठीक से अध्ययन कर लिया, पिछले 10 साल के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप मान के चलो कि 280 प्लस तक आप लाने के कैपेसिटी में रहोगे। इतने 100% श्योर के साथ आप उतना नंबर ला सकते हो। और इसीलिए पहला क्राइटेरिया, जो द दो क्राइटेरिया है कि हिंदी लिटरेचर में आपको ज़्यादा अंक आने की संभावना है। अभी हिंदी हिंदी माध्यम के बच्चे क्या करते हैं, या कोई भी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं जो ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है, उसी को बेस बना के वो ऑप्शनल रखते हैं और उसी को बेस बना के वो ऑप्शनल भी डिसाइड करते हैं। कभी भी इस तरह का ब्लंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऑप्शनल रखो ना, कोई भी सब्जेक्ट रखो, उसमें 2 क्राइटेरिया देखो कि नंबर्स कितने आ रहे हैं और पिछले 4 से 5 साल में उस सब्जेक्ट से कितने सिलेक्शन हुए हैं। अगर आपको सफिशिएंट नंबर मिल रहा है, अंक ज़्यादा दिख रहा है उसमें, 300 प्लस तक दिख रहा है, तब आप उस ऑप्शन के साथ जाइए, क्योंकि आप मेहनत तो करेंगे ही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड था कि नहीं था। आप ऑलरेडी आप इसमें सफिशिएंट टाइम दोगे, उसके हिसाब से अध्ययन करोगे, तो वो कंप्लीट ही हो जाएगा। इसीलिए क्राइटेरिया है कि नंबर्स ज़्यादा आना चाहिए, सिलेक्शन इसमें होना चाहिए। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे ज्योग्राफ़ी रखते हैं, तो ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए देखोगे तो एक तरह से सुसाइडल है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि उस तरह से मार्क्स उसमें नहीं आते। बच्चे 4 से 5 साल तक, हमारे कई दोस्त हैं जो 4 से 5 साल तक ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं, बार-बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैप डायग्राम वगैरह ही बना रहे हैं। अब ऐसा तो आप कह नहीं सकते हो कि हो सकता है कि उस वो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है।
और भी बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं आ रहा है क्योंकि एक सब्जेक्ट की भी लिमिटेशन होती है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए एक सुसाइडल है क्योंकि कंटेंट इंग्लिश में है। डायग्राम वगैरह बनाने का बहुत स्कोप हिंदी में देखोगे तो रहता तो है, लेकिन उस तरह से कंटेंट, रिसोर्सेज, टीचर, फैकल्टी कंटेंट नहीं है, जिस वजह से वो मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिलता जितना यही सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में अच्छा कर रहा है। ठीक है? तो हिंदी लिटरेचर आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। क्यों? क्योंकि नंबर्स इसमें ज़्यादा आते हैं, अंकदायी सब्जेक्ट है। दूसरा रीज़न देखोगे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट के लिए, ये एक नेचुरल चॉइस है। नेचुरल चॉइस क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चे कहाँ से होते हैं? नॉर्थ इंडिया से होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हैं, हिंदी भाषी राज्यों से बिलॉन्ग करते हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी होती है, शुरुआती की बेसिक पढ़ाई उनकी हिंदी माध्यम में हुई रहती है। तो अगर मान लो यूपीएससी की तैयारी में कोई ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट कर ले, जिसके रिसोर्सेज इंग्लिश मीडियम में है और वो ट्रांसलेटेड हो, जैसे पीएसआईआर है, आपको मैथमेटिक्स है, आपको एंथ्रोपोलॉजी है, आप ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर हिस्ट्री उठा लो। इस समय क्या है कि कंटेंट इंग्लिश में लिखा जाता है, वो ट्रांसलेटेड वर्जन हिंदी में होता है, जो मानक स्टैंडर्ड बुक है, जो आपको पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, तो फिर आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, वो फ़ील नहीं आता है। लेकिन हिंदी लिटरेचर क्या है, प्योर हिंदी में लिखा जा रहा है, चेक करने वाले हिंदी में, कंटेंट हिंदी में, सब चीज़ हिंदी में। तो फिर आपके लिए एक नेचुरल चॉइस हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी लिटरेचर हो जाता है। ठीक है? देख रहे हो, जिन बच्चों की पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है, उनके लिए ये सब्जेक्ट सबसे नेचुरल और कंफर्ट ज़ोन वाला होता है। तो इसीलिए एक नेचुरल चॉइस है, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की दिक्कत नहीं है। तीसरा रीज़न है हिंदी लिटरेचर के लिए जो आपको एडवांटेज देता है कि इसका सिलेबस सीमित है और दोहराने योग्य है। सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे अदर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसकी अपेक्षा हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर का सिलेबस बहुत कम है। हिंदी लिटरेचर में क्या है, पेपर 1 और पेपर 2, अदर ऑप्शनल में भी यही आता है। पेपर 1 के जो अधिकांश सिलेबस है, वो पेपर 2 के लिए बेस बनाता है, फाउंडेशन बनाता है। तो पेपर 2 का पूरा सिलेबस पेपर 1 के जो इतिहास खंड वाला सेक्शन है ना, साहित्य इतिहास वाला खंड, उससे लिंक होता है। तो आपस में कनेक्टिविटी भी है, लिंकेज भी देता है और सिलेबस ईज़िली तरीके से कवर कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ने में दिक्कत आती है। काफ़ी टाइम लगता है रिवीज़न करने में। तो वो नोट्स की वजह से होता है। ऑलरेडी जो मार्केट में नोट्स है, जो 13-13 बुकलेट आपको मिलते हैं नोट्स के हिसाब से, उसको रिपीटिशन, उसको रिवीज़न करने में टाइम लगता है। तो हम उस नोट्स को भी अभी देखेंगे, किस तरह से नोट्स बनाएँ जिससे कम टाइम में आप रिवीज़न कर सकते हो। अल्टीमेटली इसका सिलेबस ईज़ी है, इसको बार-बार रिवीज़न कर सकता है और आसानी से पढ़ा जा सकता है क्योंकि पेपर 2 का अधिकांश हिस्सा पेपर 1 से मैच करता है। ठीक है? हुँ। अगला कारण जो है, उसमें देखोगे, अगला कारण जो देता है हिंदी लिटरेचर ऑप्शन के लिए, ये उत्तर लेखन में भी मौलिकता प्रदान करता है। अब मौलिकता प्रदान कैसे करता है? तो बेसिकली ये आपके उत्तर लेखन में आंसर को यूनिक बनाने में काफ़ी स्कोप प्रदान करता है। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, हिंदी लिटरेचर का सिलेबस क्या है, प्योरली स्टैटिक है। बहुत ज़्यादा इसमें जो करंट से अपडेट करने वाली चीज़ें नहीं है। लिमिटेड चीज़ें हैं, बार-बार उसी को पढ़ना है। पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन देखोगे, तो बार-बार वो रिपीट हो रहा है। मतलब एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी हम आगे दिखाएँगे आपको, लगभग 480 नंबर के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। 96% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके ऊपर है कि उस क्वेश्चन को कैसे आप मौलिक बनाओ, उसके आंसर को कैसे मौलिक बनाओ। क्या कर सकते हैं? उसमें एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं, कुछ कोटेशन डाल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार के कथन को डाल सकते हैं, कुछ आपस में 2 साहित्यकार के बीच तुलना की जा सकती है। इस तरह से तुलना करने से आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो आंसर है, उसमें मौलिकता उभर के आती है। जैसे हिंदी लिटरेचर क्या है? साहित्यिक विषय है, इसमें डायग्राम, मैप नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ भी यूनिकनेस का स्कोप है, इनोवेशन का स्कोप है। कैसे? जैसे आप हिंदी लिटरेचर में क्या है ना, कि उसमें आपको भाषा खंड पढ़ना होता है और भाषा खंड में भाषा का जो आप लोकेशन दिखा दोगे, जैसे मान लो पूछ लिया कि ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषता के बारे में चर्चा कीजिए। अब व्याकरणिक विशेषता बता रहे हो, उसमें आप एक इंडिया का मैप दिखा के आप इस तरह से दिखा सकते हो कि ब्रजभाषा आगरा, मथुरा के आसपास के रीजन में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर दिखता है, वहाँ पर बोली जाती है। तो जितना प्रभाव क्षेत्र है ब्रजभाषा का, इंडिया के मैप में उसको लोकेशन करके आप दिखा सकते हो और ये एडवांटेज आपको हिंदी लिटरेचर में भी देता है। इसीलिए आपके ऊपर जो क्योंकि लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा उसमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये विकल्प है कि उसको कैसे बेहतर बनाएँ, कैसे उसमें इनोवेशन लाएँ, कैसे उसको यूनिक बनाएँ। थोड़ा-सा मैप बनाओ, कोटेशन डालो, एग्ज़ाम्पल डालो, साहित्यकारों के बीच में तुलना करो। ये सब स्कोप रहता है। ठीक है?
अगला रीज़न देखोगे हिंदी लिटरेचर क्यों आपको एडवांटेज देता है कि इसके रिसोर्सेज़ मार्केट में ईज़िली एक्सेसिबल है, ईज़िली तरह से उपलब्ध है ना? ईज़िली उपलब्ध है। आप आसानी से मार्केट से ले सकते हो। जैसे मान लो अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा हम कंपेयर करें, तो जैसे आपको पीएसआईआर देखना है, तो पीएसआईआर में क्या है, करंट से अपडेट करना है। करंट से अपडेट करना है, जो मानक पुस्तक है, वो ऑलरेडी इंग्लिश में है, वो आपको ट्रांसलेशन वाला पढ़ना होता है। जैसे लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत पूरे यूपीएससी में सब बच्चे पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, लेकिन लक्ष्मीकांत बुक ओरिजिनली क्या है, वो इंग्लिश में लिखा गया है। उसका ट्रांसलेशन वर्जन आप हिंदी में पढ़ते हो। लेकिन हर लाइन में इतने सारे प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन को लेके, ऐसे-ऐसे हिंदी के वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं जो पहली बार आप वहाँ सुनते हो। बोलचाल की भाषा में उतना प्रयोग नहीं आता है। तो हम वहाँ जब समझते भी हैं ना, वो उतना उतना फ़ील नहीं देता है, जितना अगर प्योर आप हिंदी वाले बुक को पढ़ोगे, तो थोड़ा-सा गैप हो जाता है वो। लेकिन हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ आपको वो समस्या नहीं है। जो कंटेंट है ऑलरेडी हिंदी मीडियम में है, हिंदी साहित्यकारों, हिंदी राइटर के द्वारा लिखा गया है, बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। सारे जो पीवाईक्यूज़ वगैरह हैं, वो भी ईज़िली तरीके से एक्सेसिबल है, उपलब्ध है। तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत या रिसोर्स को लेकर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इसके साथ नहीं आता है, ईज़िली एक्सेसिबल है। विषय का सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है और बार-बार रिपीट होने वाला है, जिससे तैयारी आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो, आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है? ये भी एडवांटेज आपको देता है। अगला जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो आपको एक तरह से लिंकेज करने में प्रोवाइड करता है, कि वो देखोगे हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ वो आपके एस्से में और इंटरव्यू में भी मदद करता है। इससे में कैसे मदद करता है? अभी देखो जिस तरह से पिछले से 5 साल में 5 साल के क्वेश्चन के ट्रेंड को आप एनालिसिस करो, तो जनरली ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो जीएस से लिंक नहीं करता है। वो लिंक किसे करता है? तो वो थोड़ा-सा अमूर्त टाइप का होता है और अमूर्त टाइप के ऐसे में स्कोप होता है कि आप कोटेशन से, उद्धरण से, किसी साहित्यकार के कथन से, किसी बुद्धिजीवी के कोई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये 2025 का एसे है, इस साल का एसे है और इससे देखो क्या पूछा? ये खंड सेक्शन ए में जाओगे, तो सेक्शन ए में देखो ऐसे आपको पता है कि ये 2025 का है और टोटल 8 हिस्से होते हैं। खंड ए में देखोगे सेक्शन में क्या पूछा? सत्य कोई रंग नहीं जानता। ये ऐसे पूछा। ये ऐसे क्या है? बिल्कुल अमूर्त है। अमूर्त है मतलब क्या? ये जीएस से लिंक नहीं कर रहा है। जीएस से लिंक नहीं कर रहा है, तो इसमें स्कोप नहीं है कि आप जीएस से लिंक नहीं कर रहा तो जीएस का बहुत एडवांटेज भी आपको इसमें नहीं देगा। बहुत एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। दूसरा देखो कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है। एक ये एक ये ऐसे है, ये भी क्या अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। तीसरा देखो, कह रहा विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। ये भी क्या है, अमूर्त टाइप का है। चौथा देखो, कह रहा सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, अमूर्त टाइप का है। जीएस टाइप के आंसर नहीं है कि जीएस के नॉलेज को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इवन जो स्टार्ट करोगे, उसमें कोई कोटेशन चाहिए, कोई एग्जाम्पल चाहिए, कोई उदाहरण चाहिए, कोई कथन चाहिए, वो ईज़ी तरीके से कर सकते हो। अभी मैं दिखाऊँगा। जैसे ये 5वाँ देखो, कह रहे मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ कर किया जा सकता है। ये भी क्या है, अमूर्त टाइप का ऐसे है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ऐसे है। कह रहा बर्ड्स बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। ये भी क्या है, अमूर्त टाइप का ऐसे है। 7वाँ देख रहे हो तो कह रहा है कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। ये भी क्या है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। अब 8वाँ देखो, कह रहा संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त टाइप का है। अब इस तरह के एस्से को लिखने के लिए ना, शुरुआत करने के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत आती है। पिछले पिछले 5 साल में आप एनालिसिस करो, तो हिंदी माध्यम के बच्चों को जितना आसानी से एस्से में मार्किंग आता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वो उतना ही चैलेंजिंग हो जा रहा है। क्योंकि वो जीएस टाइप के आंसर को पढ़ते हैं, जीएस टाइप के कंटेंट उनके पास है। और साहित्यिक दृष्टिकोण से जो कंटेंट होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। लेकिन हिंदी लिटरेचर वाले बच्चों को एडवांटेज देता है। जैसे ये कोटेशन ये वाला देखो, क्या पूछ रहा है? सत्य कोई रंग नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? कि पूछ रहा है कि सत्य जो है ना, वो आपके किसी कलर से, किसी बिलीफ से, किसी रिलीजन से, किसी क्षेत्र से परे होता है, वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। अब इसको स्टार्ट करना है, तो एक कोटेशन होता है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये वाला कोटेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसको देखो, ये वाला कह रहा है कि जीवन एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि गंतव्य के रूप में। ये जीवन की यात्रा के बारे में आपको बता रहा है ना? तो जीवन की यात्रा के बारे में आप अपने नोट्स में शायद हिंदी लिटरेचर के नोट्स में जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कमाई नहीं।
कमायनी के जयशंकर प्रसाद के कोटेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्या? कि इस पद का उद्देश्य नहीं इस राह में भटकना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे कोई राह नहीं। ये कोटेशन है जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जीवन के गाथा के बारे में, जीवन के जो प्रक्रिया है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको बताता है। जैसे ये देखो, कह रहा है वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं, जो दिन कभी नहीं जानते। इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने उसको भुगता है। मतलब एक पल के मिस्टेक की वजह से जीवन भर आप उसको भोगते हैं, झेलते हैं। वो कोटेशन यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। यानी हिंदी लिटरेचर पढ़ने से आपके पास कविता है, कोटेशन है, शेरो है, शायरी है, बहुत सारी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके भूमिका बना सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट में आपको वो एडवांटेज नहीं मिलता है। ठीक है? इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे में ये आपको बहुत एडवांटेज देता है। इंटरव्यू में भी आपको बहुत मदद करता है। इंटरव्यू में कैसे मदद करता है? क्योंकि इंटरव्यू में एक सेक्शन होता है हॉबीज़, इंटरेस्ट के हिसाब से। और आप मान लो कोई ऐसा केवल इंटरव्यू देने की वजह से कोई ऐसा हॉबी डिसाइड कर लिए, जो बिल्कुल मैकेनिकल टाइप का है, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो जब आप इंटरव्यू में जाएँगे, तो इंटरव्यू में जाएँगे तो वो अगर आपसे पूछेगा, तो आप उस फ़ील्ड के हिसाब से नहीं देखोगे क्योंकि वहाँ पर बनावटीपन आपका दिख जाएगा। लेकिन मान लो आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, तो आप आपसे अगर पूछा जा सकता है कि जैसे आप कभी शेरो व शायरी डाल सकते हो, बुक रीडिंग डाल सकते हो, कविता पढ़ना, कविता सुनाना हॉबीज़ डाल सकते हो। अगर इस तरह के हॉबीज़ डालोगे और इंटरव्यूअर आपसे पूछा भी, तो आप फटाक से कोई भी अगर मान लो शेरो शायरी डाला, शायरी बता सकते हैं क्योंकि इतने सारे कविता, कथन वगैरह सब पढ़ते हैं, शेरो शायरी पढ़ते हैं। कोई कविता सुनना, कविता क कहना आपकी हॉबीज़ है, तो मान लो कोई कविता आपसे पूछ रहा है, तो कविता सुना सकते हैं आप, कविता गा के भी सुना सकते हैं। बुक रीडिंग भी बहुत सारे बच्चे हॉबीज़ डालते हैं, तो वहाँ पर बुक रीडिंग हॉबीज़ है, तो एग्ज़ामिनर आप अपने फ़ील्ड के हिसाब से बता सकते हो, अपने सिलेबस के बुक को कम से कम तो आप सिलेबस की वजह से तो पढ़ोगे ही। वहाँ पर जैसे ही पूछेगा तो आप इन जो बुक आपके सिलेबस में है, उनमें से कोई एक का नाम लेके मान लो उससे कोई फर्दर क्वेश्चन पूछा, तो चूँकि आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस है, आप अच्छे से बता सकते हो। तो एग्ज़ामिनर को क्या मैसेज आएगा कि इसकी जो हॉबीज़ है ना, जो इंटरेस्ट है, ना केवल इसने केवल इस वजह से नहीं डाला कि जैसे कि इंटरव्यू में डाला, बल्कि ये प्रैक्टिस भी कर रहा है, उसको जी भी रहा है, अपने जीवन में उसको डेली उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल रहा है। तो वो बहुत अपीलिंग फ़ील होता है, प्लीज़िंग फ़ील होता है। ठीक है? तो ये एडवांटेज आपको हिंदी लिटरेचर के साथ आपको मिलता है। बेसिकली देखोगे तो ये मूलतः 6 कारण हैं जिसको जिसको बेस बना के आप कह सकते हो कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक तरह से रामबाण है। अभी जिस तरह से हिंदी माध्यम का रिजल्ट पिछले 4 से 5 साल में कम हो रहा है, उसमें उसका जो मेन रीज़न है मेंस में मार्क्स उस तरह से नहीं आते, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आते। इसलिए एक ऐसा ऑप्शनल जो आपके मेंस को मार्क्स को बूस्ट कर सकता है, उसके लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल एक तरह से सहारा है, एडवांटेज पोज़ीशन में पहुँचाता है। और इसलिए एक अच्छे से रैंक अभी जितने भी टॉपर्स रैंक आप देख लो, हिंदी माध्यम में अभी तक जो भी टॉप रैंक है, उसमें से 90% बच्चों का जो ऑप्शनल होगा ना, वो हिंदी लिटरेचर है। और इसीलिए आँख मूंद के जो बच्चे ये डिसाइड कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि मुझे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रखना है कि नहीं और उनको कोई दुविधा हो रहा है, तो आँख मूंद के ये दिमाग में बैठा ले कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप इसको ऑप्शनल को रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है? हुँ। चलिए, तो अभी हमने देख लिया कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल आपके लिए कितना सूटेबल है, क्या कारण है जिसको बेस बना के आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम थोड़ा-सा पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके सिस्टम को समझते हैं कि भाई पेपर किस तरह से यूपीएससी में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या-क्या सेक्शन होता है, सारे स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। जैसे ही हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे ना, तो हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, सिलेबस को समझेंगे, नोट्स कैसे बनाएँगे, उत्तर लेखन में मौलिकता कैसे होनी चाहिए और फिर हम कैसे ऑप्शनल मेंटरशिप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम आपको गाइड करेंगे। उस सारे तथ्यों को, सारी चीज़ों को, सारे कंपोनेंट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं
कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है। देखो, हर ऑप्शनल की तरह हिंदी लिटरेचर में भी देखोगे, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में देखोगे तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। उसी तरह पेपर 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। 2 सेक्शन होते हैं। यानी कह सकते हो कि एक पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उस तरह से पेपर 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखोगे तो सेक्शन ए में देखो 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। उसी तरह से सेक्शन बी में देखिए तो सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन है, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। यानी पेपर 1 के सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन। अब सवाल उठता है कि अटेम्प्ट कितने करना है? तो आप थोड़ा सा ये इंस्ट्रक्शन पढ़िए। क्या पूछ रहा है कि इसमें 8 प्रश्न है जो 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है? 2 खंडों में विभाजित है, यानी सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। अब कह रहा उम्मीदवार को कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देने हैं, यानी 8 में से केवल 5 ही प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। अब क्या पूछ रहा है, अगला इंस्ट्रक्शन देखिए। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है और सेक्शन बी का जो 5वां क्वेश्चन है, दोनों को अटेम्प्ट करना वो कंपलसरी है। बाकी प्रश्नों में से कम एक प्रश्न आपको चुनकर 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी बोल सकते हैं कि टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 में से जो पहला क्वेश्चन है और जो 5वां क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, फिर 3 क्वेश्चन में से आप अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे? अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन का ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन क्या बोला? कंपलसरी है, कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना ही है। अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से आप कोई एक अटेम्प्ट कर लो। ठीक है? फिर उसी तरह सेक्शन बी का 5वां क्वेश्चन है, ये क्या है? कंपलसरी है। ठीक है? ये कंपलसरी है। उसी तरह से इस 3 क्वेश्चन में से आप अपने एक क्वेश्चन उधर, एक क्वेश्चन वहाँ, इसमें से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। यानी क्या समझ में आया कि जो पेपर 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है और सेक्शन बी में जो 5वां क्वेश्चन है, वो कंपलसरी है। जो बच गया 3 क्वेश्चन, तो 3 में से 1 क्वेश्चन आप सेक्शन ए से अटेम्प्ट कर लीजिए, तो 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से। नहीं तो फिर 2 क्वेश्चन आप सेक्शन ए से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर 1 क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट कीजिए। इस तरह से जो 3 क्वेश्चन है ना, उसमें से कम 1 क्वेश्चन आपको दोनों सेक्शन से लेना है। फिर आपके ऊपर है कि 2 क्वेश्चन आप किस में से ले रहे हो। ठीक है? और इस तरह से देखोगे तो 5 क्वेश्चन आपके पुर जाते हैं। तो 8 में से 5 क्वेश्चन ही है। अब देखो कैसे एडवांटेज आपको देता है। मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं है, तो इसमें 3 क्वेश्चन छोड़ने भी है, तो आप सिलेक्ट कर लो ना कि भई 8 में से जो बेस्ट आपको 5 पता है, वही अटेम्प्ट कीजिए। और ये आपके पास प्रिविलेज है, ये आपके पास ऑप्शन है। और ये इसीलिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलना है। आगे मैं बताऊँगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी तो मैं केवल स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। उसी तरह से पेपर 2 में देखोगे, तो पेपर 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए में भी देखोगे, तो सेक्शन ए में भी जो पहला क्वेश्चन है, वो कंपल्सरी है। ये कंपल्सरी होता है। ठीक है? उस आप देखो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा। पेपर 2 के सेक्शन ए में भी 4 क्वेश्चन, उसी तरह सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन, और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो पेपर 1 में बताया था ना, हूबहू यही सिलेबस होता है इसका, जो अटेम्प्ट करने का। ये कंपल्सरी है। ठीक है? तो अब क्या समझ में आया कि पेपर 2 में जो सेक्शन ए वाला पार्ट है, उसका पहला क्वेश्चन, और पेपर बी में जो 5वां वाला क्वेश्चन है, दोनों कंपल्सरी है। उसके बाद बच गया 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 3 में से वही है कि 1 क्वेश्चन आप सेक्शन ए से अटेम्प्ट करो, तो 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से कर लो। नहीं तो अगर मान लो इसको उल्टा करना है, तो 2 क्वेश्चन आप सेक्शन ए से कर लीजिए, और जो 1 क्वेश्चन बच गया आपको सेक्शन बी से कर लीजिए। इस तरह से पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत सेम है। क्वेश्चन का जो सिलेबस है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, इसीलिए क्वेश्चन का नेचर अलग है। लेकिन अटेम्प्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो सेम है। अगर मैं इसको समराइज़ कर दूँ,
तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि जो हिंदी है, हिंदी में दो पेपर है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है। और टोटल क्वेश्चन है आठ। आठ में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? पाँच। सेक्शन ए में कितने हैं? चार क्वेश्चन है, इसमें भी चार क्वेश्चन है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर, और इसका जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दोनों क्या है? कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद बच गया आपके पास तीन क्वेश्चन। तो तीन में से आप एक क्वेश्चन सेक्शन ए से अटेम्प्ट कर लीजिए, तो दो क्वेश्चन आप सेक्शन बी से करिए। नहीं तो दो क्वेश्चन आप सेक्शन ए से करिए और एक क्वेश्चन आप सेक्शन बी से करिए। इस तरह से टोटल पांच क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरह से सेक्शन बी में जाएंगे तो दो सेक्शन इसमें भी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उस इसमें भी देखोगे तो आठ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पांच अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अब सेक्शन में भी चार क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी चार क्वेश्चन है। सेक्शन ए के जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। सेक्शन बी का जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। फिर बच गया तीन क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन सेक्शन ए से कर लो तो दो क्वेश्चन सेक्शन बी से, नहीं तो दो क्वेश्चन सेक्शन ए से कर लो तो एक क्वेश्चन सेक्शन बी से कर लो। इस तरह से पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। ये पेपर का स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को मैं समझा दिया। अब स्ट्रक्चर समझने के बाद अब समझते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है हिंदी लिटरेचर के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही आप सिलेबस समझ लोगे ना, तभी हिसाब से आप एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बना सकते हो। स्ट्रक्चर वही जो मैं अभी बताया उसी के हिसाब से था इसमें। ठीक है। अब देखो हम सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस को कैसे हम ब्रेक करें, सिलेबस को कैसे समझे। ठीक है। देखो अभी मैंने बताया आपको कि हिंदी लिटरेचर में जो, ठीक है, अब हम यूपीएससी हिंदी लिटरेचर के सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे समझना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी लिटरेचर में दो पेपर है, और दो पेपर में देखोगे दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी तरह से पेपर टू में क्या है? दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी मैंने आपको समझाया कि ए में, सेक्शन ए में चार क्वेश्चन, सेक्शन बी में चार क्वेश्चन। इसी तरह सेक्शन पेपर टू में जाकर सेक्शन ए में चार क्वेश्चन, उसी तरह सेक्शन बी में चार क्वेश्चन। तो जो सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइंड किया है और जो ब्रेक किया है वो इस तरह से ब्रेक किया है कि पेपर वन में जो सेक्शन ए है इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। उसी तरह पेपर टू में जो सेक्शन ए है इसका सिलेबस अलग है और उसका सिलेबस अलग है। यानी कह सकते हैं कि यूपीएससी ने सिलेबस को बहुत स्ट्रक्चर वे में डिफाइन किया है कि पेपर वन के सेक्शन ए में जो पोर्शन है उसके लिए सिलेबस अलग से पढ़ेंगे, सिलेबस डिफाइंड है कि उतना ही पढ़ के आओ, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। उसी तरह सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से सिलेबस डिफाइंड किया है, उतना पढ़ के आए वही क्वेश्चन सेक्शन बी में होगा। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए के जो सिलेबस में जो पोर्शन है, जो टॉपिक है, उसको सेक्शन बी में पूछ देगा, ऐसा मिक्सअप नहीं करता है, जीएस की तरह से नहीं पूछते हैं। उसी तरह पेपर टू में जाओगे तो जो सेक्शन ए वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए सिलेबस डिफाइंड है, उसी सिलेबस से उसमें क्वेश्चन आएंगे। उस तरह सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए सिलेबस डिफाइंड है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि सेक्शन ए वाला टॉपिक में जो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है और इसी सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह सेक्शन में जो चार क्वेश्चन है उसके लिए सिलेबस डिफाइंड है। उस तरह से पेपर टू में जाओ तो जो चार क्वेश्चन है उसके लिए सिलेबस डिफाइंड है, और इसी तरह पेपर टू के सेक्शन बी में सिलेबस डिफाइंड है। मिक्सअप नहीं है। ऐसा कभी नहीं आएगा कि पेपर वन के सेक्शन ए का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछ दे। ऐसा कभी नहीं होता है। और यही यूपीएससी के ऑप्शनल में जो हिंदी लिटरेचर है उसकी खूबसूरती है। केस में क्या आता है कि जीएस थ्री में अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो इन्वायरमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस वन में, वहाँ पे ज्योग्राफी से लिंक करके पूछ देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, उसको पूछा जा सकता है ज्योग्राफी से रिलेट करके सेक्शन पेपर वन में। ठीक है। तो उसमें मिक्सअप हो जाता है। लेकिन हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल में ऐसा कोई मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपने पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लिया तो अब थोड़ा सा हम सिलेबस को ब्रेक करते हैं, सिलेबस को समझते हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, पेपर वन के सेक्शन ए का जो सिलेबस है उसको पहले समझते हैं। सेक्शन ए में क्या है? ठीक है। देखो पेपर वन के सेक्शन ए के सिलेबस को देख रहे हैं तो क्या लिखा है? खंड
यानी क्या है, सेक्शन ए के सिलेबस को देख रहे हैं। और क्या मेंशन किया है कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। मतलब क्या हो गया कि सेक्शन ए के पेपर वन के सेक्शन ए में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं। भाषा एवं लिपि का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, भाषा के विकास को समझोगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भाषा देखो, पेपर वन के सेक्शन में क्या है, भाषा के इतिहास को है। और भाषा अगर देखोगे, भाषा के पूरे क्रमबद्ध इतिहास को देखोगे, तो वो आइसोलेशन में होता नहीं होता, उसका कोई ना कोई रूट्स होगा, कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होगा। उत्पत्ति कैसे हो रहा है आप उसको समझो। देखो, हिंदी भाषा के बारे में कहा जाता है कि जो उसका रूट है, जहाँ से वो उभर के आया है, उसका जो रूट्स है वो संस्कृत से निकल के आया है। संस्कृत से निकला। अब संस्कृत में कुछ चेंज आया, कुछ परिवर्तन आया, और मान लो उसमें तरह तरह की तब्दीली आई समय के हिसाब से, तो परिवर्तन होके बन गया ये पाली भाषा का विकास हुआ। ठीक है। पाली भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ तो फिर नए भाषा रूप का विकास दिखाई पड़ता है, वो प्राकृतिक भाषा का विकास दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक के बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, कुछ चेंजेज आए, तो भाषा के नए रूप निकल कर आते हैं, और उसको बोलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश में कुछ तब्दीली आए, कुछ चेंजेज आया, कुछ नए रूप निकल कर आता है, तो उसके बाद निकल के आता है अवहट। अवहट भाषा का विकास हुआ। फिर अवहट में कहते हैं कि अवहट में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा चेंज आया, तो उससे निकल के आता है प्रारंभिक हिंदी। मतलब हिंदी भाषा का आरंभिक स्वरूप। हिंदी भाषा का आरंभिक स्वरूप। अब देखो, अब ये भाषा का इतिहास है कि संस्कृत से चल के प्रारंभिक हिंदी यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पहुंचा। अब होता क्या है कि संस्कृत की जो विशेषता है वो थोड़ा सा पाली में दिखाई पड़ती है, पाली थोड़ा सा चीज हुआ प्राकृत में दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपभ्रंश तक हम आते हैं, तो अपभ्रंश में यहाँ पे जो प्रारंभिक हिंदी है, जो हिंदी भाषा है, उसका मूलभूत स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां झलकने लगती है। तो बोल सकते हैं कि हिंदी का जो स्वरूप है ना, यहाँ से दिखाई शुरू होने लगते हैं, स्टार्टिंग होता है। और जैसे ही ब्रश में थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो थोड़ा सा और विशेषताएं अवहट में दिखने लगती है, और लोग कहने लगते हैं कि अवहट को ही प्रारंभिक हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, समय के साथ कुछ परिवर्तन आया, और उसके बाद थोड़ा बहुत और चेंज आया, और जैसे ही हम प्रारंभिक हिंदी तक बोलते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ से हमने बोलना शुरू कर दिया कि अवहट के बाद की जो भाषा है ना, वो दरअसल प्रारंभिक हिंदी है, उसको हम प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं। इसलिए जब सिलेबस में भाषा के इतिहास को पढ़ने की बात आई, तो भाषा के इतिहास की सिलेबस अपभ्रंश से शुरुआत किया गया। कहा गया। ठीक है। अपभ्रंश से शुरू किया गया, न कि संस्कृत से। संस्कृत आपके सिलेबस में नहीं है, हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में। पाली नहीं पढ़ना है, प्राकृत नहीं पढ़ना है, अपभ्रंश से पढ़ना है। अपभ्रंश से क्यों पढ़ना है? क्योंकि अपभ्रंश से ही प्रारंभिक हिंदी, जो आरंभिक हिंदी है, उसकी मूलभूत विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां झलकने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे सिलेबस में जो देखोगे, हमारे सिलेबस में जो रखा गया है, पहला पॉइंट क्या है? अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। अब सवाल उठता है कि इसमें अपभ्रंश से क्यों शुरुआत हो रहा है? तो रीजन वही है कि जो भाषा के विकास की जो प्रक्रिया है, जो इतिहास है, जो स्वरूप है, उसमें कह सकते हैं कि आरंभिक हिंदी का जो विशेषता है, वो अपभ्रंश से दिखाई शुरू होने हो जाते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में अपभ्रंश डाला गया है। पाली प्राकृत संस्कृत हम नहीं पढ़ते, क्योंकि वहाँ पर हिंदी की विशेषताएं नहीं दिखती है। इसलिए अपभ्रंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है। दूसरा देखोगे, अब एक चीज और समझना है आपको। क्या समझना है कि अब जैसे आरंभिक हिंदी का विकास वहां तक पहुंचा है, तो आरंभिक हिंदी की जो विकास की प्रक्रिया, फिर आगे जो उससे आगे बढ़ के आता है ना, उसके हम 3 चरणों में व्याख्यायित करते हैं। हिंदी भाषा के विकास के चरण को देखोगे तो उसको 3 चरणों में हम समझते हैं। 3 चरणों में कैसे समझेंगे, उसको हमें ब्रेक करके बताता हूँ। सबसे पहला चरण जो है, प्रारंभिक हिंदी का चरण है। दूसरा देखोगे तो मध्यकाल में दिखाई पड़ता है, मध्यकालीन हिंदी। तीसरा हम जो देखते हैं वो आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी के असर को हम समझते हैं। अब जैसे देखो, प्रारंभिक हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रारंभिक हिंदी में आपको पता है कि शुरुआत अपभ्रंश से हुआ, अवहट से हुआ, फिर उसके बाद प्रारंभिक हिंदी के स्वरूप को दिखाई पड़ता है। तो हम यहाँ पर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बारे में पढ़ते हैं।
अवहट के बारे में पढ़ते हैं। फिर प्रारंभिक हिंदी की विशेषता यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। मध्यकाल में देखोगे तो मध्यकाल में जब हम चरण ये आगे बढ़ता है, हिंदी भाषा के विकास की चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो मध्यकाल में जो पहुंचता है तो वहाँ पर हिंदी एक भाषा के रूप में ना होके ब्रज और अवधि बोली के रूप में प्रचलित हुआ। ब्रज भाषा और अवधि के रूप में जानी और बोली गई। ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जैसे मध्यकाल में पहुंचोगे तो अवधि बोली, जैसे भक्ति काल में पढ़ते हैं तो भक्ति काल में जितने भी जो संत साहित्यकार थे, संत साहित्य वाले जो जो संत जो कवि वगैरह से माने गए, उन्होंने अपने मतों के संप्रदाय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अवधि भाषा का प्रयोग किया। जैसे तुलसीदास ने पूरा देखोगे तो राम भक्ति का धारा क्या है, ज्यादातर अवधि में लिखा गया है। उसी तरह से जब ये भक्ति काल आगे बढ़ता है रीति काल में, तो रीति काल में क्या है, श्रृंगारिक विशेषताएं थी, दरबारी संस्कृति थी। तो वहाँ पर एक ऐसे भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें हम श्रृंगार जैसी विशेषताओं को परिलक्षित कर सकें और दरबारी माहौल में आनंद को महसूस कर सकें। और उसके लिए ब्रज भाषा ज़्यादा अनुकूल थी। और ब्रज भाषा के बारे में कहा जाता है कि रीतिकाल में ब्रज भाषा ने अपने विकास के चरम स्तर को प्राप्त किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिकता का आगमन हुआ। और जब मध्यकाल से हम आधुनिक की ओर बढ़ते हैं तो उसमें मध्य वर्ग का उदय हुआ। अब जागरण की चेतना को बढ़ावा मिला और उसमें जीवन की ठहराव, उपन्यास और कहानी जैसे विधा का जो गद्य साहित्य है उसका प्रचलन हुआ। और गद्य साहित्य के लिए ऐसा बोला गया कि एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसमें ठहराव हो, जीवन के जो जो समस्या है उसको अनुकूल करने की सामर्थ्य हो, क्षमता हो। और उस हिसाब से खरी बोली ज़्यादा अनुकूल हुआ। तो आधुनिक हिंदी में हम खरी बोली के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे देखो खरी बोली का विकास हो गया। अब खरी बोली जैसी एक तरह से वहां पर दिल्ली दिल्ली के आसपास की जो बोली बेसिकली वही खरी बोली है। खरी बोली क्या था, इजीली समझ में आ रहा था, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो जैसी खरी बोली आसान था, उसमें उर्दू के भी कुछ शब्दावली मिक्स थे। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनको लगा कि हमको शासन प्रशासन चलाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो आसानी से समझा जा सके। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, खरी बोली को बढ़ावा दिया। ठीक है। अंग्रेजों ने खरी बोली को बढ़ावा दिया। अब जब अंग्रेजों ने खरी बोली को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, तो जो उस टाइम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनको लगा कि पूरे देश को एक सूत्र में बांटने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो सभी के द्वारा बोली जाती हो, समझी जाती हो, अधिकांश देश के लोग उनको इजीली समझ सके। तो फिर उसके बाद देखोगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी खड़ी बोली का विकास हुआ। इनके लिए विशेष प्रयास किया गया स्वतंत्रता आंदोलन में। और जब स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के लिए देखा कि भाई एक राष्ट्रभाषा के रूप में काम किया वहाँ पर, तो फिर जब देश आज़ाद हुआ तो फिर ऐसा आभास हुआ कि शासन प्रशासन के चलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, यानी राज्य भाषा की आवश्यकता है। फिर उसके बाद से हिंदी को राज्य भाषा बनाने की बात उठी। तो हिंदी को जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। जैसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया तो अब तब आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हिंदी के प्रयोग में जो विशेषीकरण है, जो भेदभाव है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेकर कुछ प्रयास किए जाए। तब हिंदी भाषा के लिए लिपि की विकास हुआ। लिपि के बाद लिपि में जो अशुद्धियाँ थी उसको दूर करने के लिए मानकीकरण का प्रयास हुआ। मानकीकरण में सुधार के प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास हुए। फिर उसके बाद एक अच्छा सा व्याकरण निकल के आया। तो ये भाषा का पूरा इतिहास है। अगर मैं इसको समझाऊं तो ऐसे देख सकते हैं सिलेबस के हिसाब से समझे तो जो ये वाला पहला पोर्शन है क्या, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, ये बेसिकली क्या है, ये है प्रारंभिक हिंदी वाला। ये प्रारंभिक हिंदी में आ जाएगा। एक सेकंड। प्रारंभिक हिंदी में आ जाएगा। दूसरा वाला पोर्शन जो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा क्या है, मध्यकाल में ब्रज। अभी मैंने आपको समझाया कि मध्यकाल में हिंदी एक भाषा के रूप में ना होके ब्रज और अवधि के रूप में विकसित होती है। और अवधि में भक्ति काल में देखोगे तो अवधि भाषा का पूरा राम भक्ति का विधारा अवधि में ही लिखा गया। रीति काल में देखोगे तो रीति काल में ब्रज भाषा काफी अपने विकास के चरम स्तर को महसूस करता है। तो यहीं पर साहित्यिक विधाएं, साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। और इस तरह से लिखी गई कि पूरे देश में एक तरह से अखिल भारतीय का स्वरूप ब्रज भाषा उस टाइम ले चुका था। ठीक है। तो ये क्या है, ये मध्यकाल वाला है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो इस सिद्ध और नाथ साहित्य जो मध्यकाल में, जैसे सिद्ध और नाथ संप्रदाय के जो मता अनुयायी थे, उन्होंने अपने मतों को प्रचार करने के लिए, अपने संप्रदाय के विचार को प्रचार करने के लिए अवधि जो भाषा को बढ़ावा दिया, वो एक तरह से देखा जाए तो वो हिंदी वाला ही स्वरूप था। उसमें हिंदी के आरंभिक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। चलिए देखोगे तो सिद्ध में, नाथ में,
नाथ साहित्य में खुसरो के बारे में पढ़ते हैं कि अमीर खुसरो ने भी जो रचनाएँ लिखी थी, जो उनकी हम कवेली जो उसकी पहेलियाँ वगैरह पढ़ते हैं, मुखड़ियाँ वगैरह पढ़ते हैं, वो किसमें लिखी गई? उसके भाषा में भी देखते हैं आरंभिक हिंदी, खड़ी बोली के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। संत साहित्य ने भी अपने मतों के संप्रदाय के लिए हिंदी भाषा को प्रयोग किया। उनकी रचना में भी हिंदी के आरंभिक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। रहीम जैसे कवि ने भी जो भाषा का प्रयोग किया, उसमें देखोगे तो ब्रज भी मिश्रित है, उसमें अवधी भी मिश्रित है, उसमें कुछ खड़ी-बोली के भी स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, जो आधुनिक हिंदी है, उसके भी स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि मध्यकाल में सिद्धनाथ साहित्य, रहीम, खुसरो, संत साहित्य ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया, अपने संप्रदाय के विचार का प्रचार किया, उसमें आरंभिक हिंदी के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए मध्यकाल की विशेषताओं में भी इन इन दोनों को पढ़ते हैं। मध्यकाल में कैसे विकास हुआ हिंदी का, वो जानते हैं। उसके बाद जैसे ही मध्यकाल में हिंदी व खड़ी देख रहे हो, आदि कवियों और दखनी दखनी हिंदी, अब जैसे मान लो यही हिंदी जब दक्षिण साउथ इंडिया में पहुंच गया, जब खड़ी बोली का जो स्वरूप जब साउथ इंडिया में पहुंचा, तो वहाँ पर हिंदी के कुछ वहाँ पर जो लोकल लेवल का जो विशेषताएं थे ना, वो उसमें शामिल हो गया। फिर जो हिंदी यहाँ पर बोली जा रही थी, दक्षिण में जाके वो दखनी हिंदी के नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है। अब दखनी हिंदी में खड़ी बोली देखो, खड़ी बोली का स्वरूप यहाँ पर दिखाई शुरू होने लगते हैं। इसीलिए मध्यकाल में जो विशेषताएं दिखती है इन रचनाकारों के, इन साहित्यकारों के संप्रदाय मतों और भाषाई प्रयोग में, उसमें खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हमारे सिलेबस में आ गया है ये। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? आधुनिकता का आगमन हुआ 19वीं सदी में, देख रहे हो, 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का शासन प्रशासन यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद जो लोकल लेवल पर जो चीज़ें थी, जो मध्य वर्ग का उदय हुआ, जो कहानी का विकास हुआ, जो गद्य का विकास हुआ, उसके स्वरूप दिखाई पड़ा कि भाई एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो गद्य के ठहराव को, जीवन के मूलभूत समस्या को स्पेस दे सके, और उसके लिए खड़ी बोली ज़्यादा अनुकूल थी। इसलिए यहाँ से आधुनिक आधुनिक हिंदी की शुरुआत हो जाती है, यानी खड़ी बोली की शुरुआत हो जाती है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, ठीक है? अब यहाँ से बोल सकते हैं कि आधुनिकता का आगमन हो गया है। आधुनिकता का आगमन हो गया है, यानी अब यहाँ से जो भी प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी हिंदी के रूप में, वो खड़ी बोली के रूप में हम समझेंगे। और अब आज की जो भाषा है, अभी जो हम बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो बेसिकली खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली के स्वरूप को ही हम जानते हैं। खड़ी बोली का विकास यहाँ से दिखाई शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद देखोगे जैसे ही खड़ी बोली के विकसित स्वरूप दिखाई दिखाई शुरू होने लगते हैं, फिर लोगों की आवश्यकता होती है कि भाई एक इनकी लिपि बनाई जाए। लिपि मतलब अभी तो बोलचाल के स्तर पर है, अब लिखने के स्तर पर प्रयोग होना चाहिए। फिर नागरी लिपि का विकास निकल कर आता है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि। नागरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि का किस तरह से विकास हुआ, उनके मानकीकरण के लिए किस तरह से प्रयास किए गए। मानकीकरण का मतलब क्या है कि भाई एक मानक रूप निकल कर आए। जैसे लिपि लिखने के स्तर पर देखोगे अभी भी हिंदी हिंदी को जब हम लोग लिखते हैं तो अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से उसमें अलग-अलग शब्दावली, अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग शिरोरेखा लगाते हैं, कुछ लोग शिरोरेखा नहीं लगाते हैं। ये जो भेदभाव था, ये द्वंद की स्थिति थी। जैसे आप अभी भी देखोगे तो बहुत जगह पर ख ऐसे लिखा जाता है। कुछ जगह पे ख ऐसे लिखते हैं। तो ये जो द्वंद की स्थिति है, जो दोहराव है, जो एक तरह से भेदभाव है, ठीक है ना? अलग-अलग जो शैली चल रहा है, इसको लेकर उसको दूर करने, उसको कम करने का प्रयास किया गया और एक मानक रूप कोशिश की गई कि एक मानक रूप हम उसको प्रोग्रेस करें, उसमें सुधार की प्रयास करें, ताकि पूरे देश में एक ही शैली प्रचलित हो और वही निकल के आता है मानकीकरण का प्रयास। मानकीकरण मतलब मानक रूप कैसे हम लिखें, किस तरह से जो विविधताएँ हैं हिंदी भाषा को लिखने में, लिपि में, उस विविधताओं को कम किया जा सके, ठीक है? आगे बढ़ के देखोगे तो अभी जैसे लिपि का विकास हो गया, तो फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उसके शासन प्रशासन में देखोगे तो उनको स्थान दिया और खड़ी बोली के विकास के लिए विशेष प्रयास किया। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में जो आंदोलन प्रेमी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने स्वतंत्र भाषा मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए प्रयास किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में। अब राष्ट्रभाषा क्यों? क्योंकि जितने भी आंदोलनकारी थे उनको एक सूत्र में जोड़ने के लिए और पूरे आम जनता को अपने आंदोलन से जोड़ने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिस जो ईज़िली तरीके से सबको समझ में आए, और उस टाइम हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो राष्ट्रभाषा के रूप में काम किया। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश को देखोगे एक सूत्र में जोड़ा, एक सूत्र में जोड़ा।
और इसलिए बोल सकते हैं कि ये संपर्क भाषा का भी के रूप में भी काम किया। ठीक है, उस तरह से। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, तो जब देश आज़ाद हुआ, तो राष्ट्र को लगा, देश को लगा कि भाई हमारी राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, शासन प्रशासन की एक भाषा होनी चाहिए, यानी राज्य भाषा के रूप में कैसे हिंदी का विकास होगा, उसके लिए प्रयास किया गया। ठीक है, देख लो, भारतीय संघ राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा का मतलब शासन प्रशासन की भाषा। अब अभी देखोगे तो राजभाषा के रूप में हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। हिंदी को शामिल करने का रीज़न ही वही था, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जिस भाषा में चला वो हिंदी ही था। राष्ट्रभाषा के रूप में काम किया, संपर्क भाषा के रूप में काम किया, इसीलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया। ठीक है, और विकास के लिए प्रयास किए गए। जैसे ही राजभाषा का दर्जा मिल गया, फिर उसके बाद प्रयास हुआ कि भाई अब ये शासन प्रशासन की भाषा हो गई, इसकी प्रयुक्ता स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है, तो क्यों ना हम प्रयास करें कि इसकी वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी हो। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का मतलब है कि वैज्ञानिक लेखन में हिंदी कितना सक्षम है। जैसे मान लो साइंस की पढ़ाई हो सकती है, मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है, तकनीकी की पढ़ाई हो सकती है। अभी जैसे इंटरनेट वगैरह पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना अनुकूल है हिंदी, इसको लेकर प्रयास किया गया। अभी भी देखोगे तो हिंदी में टाइपिंग करना अब आसान हुआ, लेकिन उस तरह से हिंदी में टाइपिंग उस टाइम पे उतना सुलझ नहीं था, उतना आसान नहीं था। वो विशेष प्रयास के फलस्वरूप अभी वो स्थिति निकल कर आया है। और इसीलिए जो नेक्स्ट स्तर था दिखाई पड़ता है कि हिंदी भाषा कैसे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता के लिए अनुकूल हो सके, इसके लिए विशेष प्रयास किया गया, उसके विकास के लिए पहल की गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगला दिखाई पड़ा कि भाई हिंदी की प्रमुख बोलियां और उसके परस्पर संबंध। अब हुआ क्या कि पूरे भारत में जितनी भी बोलियां हैं, हिंदी से मिलती जुलती है, लगभग 17 बोली है। अब ऐसा देखा गया कि 17 बोली का कुछ ना कुछ असर हमारे हिंदी का जो मूल स्वरूप अभी उभर कर आया है उसमें परिलक्षित होता है। तो क्यों ना एक अध्ययन किया गया कि हिंदी भाषा का विभिन्न बोलियों के साथ क्या संपर्क है, इनको भी सिलेबस में डाला गया है। जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा की कुछ विशेषताएं हिंदी में दिखाई पड़ती है, खड़ी बोली में दिखाई पड़ती है। अवधी की कुछ विशेषताएं खड़ी बोली में दिखाई पड़ती है। बिहारी हिंदी में चले जाओगे आप, जैसे अवधी है, मगही, अवधी कह रहा हूँ, मगही है, भोजपुरी भोजपुरी है, मैथिली है, उनकी कुछ विशेषताएं हिंदी में परिलक्षित होती है। फिर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, और इसमें बेसिकली 17 बोली का हिंदी के साथ क्या संबंध है, के साथ संबंधों को पढ़ते हैं। ठीक है, ये अध्ययन करते हैं। अब देखो, जैसे बोली के साथ स्पष्ट पता चल गया कि किसी न किसी बोली का हिंदी पर असर जरूर है, और टोटल 17 बोली का हम असर पढ़ते हैं। तो सभी बोली के साथ उसके प्रभाव को देखते हुए, और जो भाषा के लिखने में जो एक तरह से जो विविधताएं थी, जो क्षेत्रीयता दिखाई पड़ती थी, जो द्वंद्व की स्थिति दिखाई पड़ती, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता था, उसको दूर करने के लिए नागरी लिपि की सुधार के प्रयास किए गए। पहले तो उसकी विशेषता तय की गई, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता पढ़ना है। फिर उसके बाद जो उसमें प्रॉब्लम है उसके सुधार के लिए प्रयास किए गए। फिर उस सुधार करने के बाद जो एक मानक लिपि निकल गया है, तो मानक हिंदी का स्वरूप निर्धारित किया गया। और मानक हिंदी का स्वरूप निर्धारित होने के बाद इसका एक स्पष्ट व्याकरण निकल कर आता है। फिर उसके बाद हम लास्ट में मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना पढ़ते हैं। व्याकरण इसलिए निकाला गया ताकि इसी व्याकरण को सभी लोग पढ़ के हिंदी को लिखने में जो दोहराव की स्थिति है, जो प्रॉब्लम की स्थिति है, उसको कम कर सके, उसको दूर कर सके। ठीक है, तो ये पेपर वन का सेक्शन क का सिलेबस था, हिंदी भाषा के इतिहास में। हिंदी भाषा के पूरा क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि पूरा एक दो जितने भी चैप्टर है, जो 11 चैप्टर है, वो सब आपस में लिंक है। एक चैप्टर खत्म होता है तो वो अगले चैप्टर के लिए बैकग्राउंड बनाता है, फिर अगला चैप्टर खत्म होता है तो फिर वो अगले चैप्टर के लिए बैकग्राउंड बनाता है। इसलिए आपस में लिंकेज करके इसको पढ़ना है, को समझना है। ठीक है, तो सेक्शन क में क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। अब हम सेक्शन बी वाला सिलेबस को देखेंगे, तो वो क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी बोल सकते हैं कि पेपर वन में देखोगे ना, पेपर वन में जो सेक्शन ए है वो हिंदी भाषा का इतिहास है, भाषा एवं लिपि का इतिहास है। लेकिन जो सेक्शन बी वाला पोर्शन है उसमें क्या है, इसमें देखोगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या सिलेबस में है, ये सिलेबस ज़्यादा आसान है। पेपर वन वाला सिलेबस थोड़ा सा कठिन था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
पेपर का 1 का सेक्शन बी वाला देखो सिलेबस, तो पहला क्या है? हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराएं। अब ये इसमें क्या हम पढ़ते हैं बेसिकली कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, जो रिलेवेंस है उसके बारे में जानते हैं कि भाई कैसे साहित्य है, कैसे वो समाज को जोड़ रहा है, समाज की जो चेतनाएं हैं, समाज की जो समस्या है, कैसे वो उसको उठा रहा है, और किस तरह से जो आज की समस्या है उससे लिंक हो रहा है, उसको जोड़ रहा है। ये रिलेवेंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साहित्य की प्रगतिशीलता आप पढ़ते हो, साहित्य की प्रासंगिकता का एक पैमाना यह है कि भाई साहित्य जो वर्तमान की समस्या से वो कितना कनेक्ट हो पा रहा है। और आचार्य शुक्ल की भाषा में बोले तो उन्होंने साहित्य की परिभाषा भी इसी आधार पर किया है कि साहित्य बेसिकली क्या है? जनता, जो जनता है ना, उसके चित्तवृत्तियों का एक संचित इतिहास है। जिस तरह से उनकी मानसिकता बदलती है, जिस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो उस परिवर्तन को किस तरह से साहित्य अपने लेखन में जगह दे रहा है, अपने साहित्य अपने रचनाओं में जगह दे रहा है, बेसिकली वही इतिहास है। और जितना वो जगह देगा, उसकी प्रासंगिकता, उसका रिलेवेंस उतना ही बना रहेगा। अगर साहित्य समाज की समस्याओं से, आम व्यक्ति के जनजीवन की जो प्रॉब्लम्स है, जो व्यथाएँ हैं, जो कष्ट है, जो समस्या है, जो चुनौती है, अगर उससे कट गया, तो बोल सकते हैं कि साहित्य की जो प्रासंगिकता है, वो अब उस तरह से नहीं रही। तो हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, महत्व भी पढ़ते हैं। साथ ही जो साहित्य का जो पूरा इतिहास है, जो शुरुआत से लेकर अभी तक किस तरह से रचनाएँ की गई, तो हिंदी साहित्य लेखन का हम इतिहास पढ़ते हैं। देख रहे हो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराएँ। मतलब अलग-अलग टाइम पर जो हिंदी साहित्य किस तरह से लिखी गई, किस तरह से जो रचनाएँ लिखी गई, तो उस रचनाओं का क्या इतिहास है, हम वो इतिहास यहाँ पढ़ते हैं। और उस पूरे इतिहास खंड को देखोगे, तो ये सेक्शन 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों का साहित्यिक प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं। 4 कालों में कौन है? 4 काल में देखोगे तो पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इन 4 कालों में किस तरह से अलग-अलग कालों में हिंदी साहित्य की रचना की गई, उसी का पूरा एक क्रमबद्ध इतिहास लेखन हुआ है और उती उसी इतिहास लेखन को हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला प्रवृत्तियाँ क्या हैं? जो काल है, हम पढ़ते हैं आदिकाल। अब आदिकाल में क्या पढ़ते हो? तो आदिकाल देखोगे तो उसमें आप सिद्ध पढ़ते हो, नाथ पढ़ते हो, रासो साहित्य पढ़ते हो। तो आपको पता है कि सिद्ध और नाथ संप्रदाय ने अपने मतों के प्रचार-प्रसार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा में आरंभिक खड़ी बोली के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। और जब भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो हम सेक्शन ए में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली हम रचनाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं कि अलग-अलग कालखंड में कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी गई, क्या-क्या प्रवृत्तियाँ थी वहाँ पर। प्रवृत्तियों को हम पढ़ेंगे। अगर आप काल के हिसाब से प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ समझ लोगे ना, तो उस काल में कुछ रचनाएँ लिखी गई, अगर वो नहीं भी पता है, तब भी आप लिंक करके पढ़ सकते हो। आगे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, अभी बताता हूँ। ठीक है? अब जैसे राष्ट्र साहित्य में बोला जाता है कि राष्ट्र साहित्य में जो रचनाएँ लिखी गई, वो वीरता प्रधान रचनाएँ थी। उसमें वीरता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा गया रासो साहित्य, ठीक है? अब रासो साहित्य में वीरता प्रधान रचनाएँ लिखी गई। पूरे आदिकाल में ज़्यादातर देखोगे तो वीर गाथा कल परक रचनाएँ दिखाई पड़ती है। और आचार्य शुक्ल ने जब इस काल का नामकरण किया तो उनको वीर गाथा काल ही क्या कहा। लेकिन बाद में वो नामकरण अप्रमाणिक सिद्ध हुआ कि वो मूल प्रवृत्ति नहीं थी, मूल प्रवृत्ति कुछ और थी वहाँ पे, ठीक है? तो ये सब पढ़ते हैं। कभी देखोगे तो चंद बरदाई पढ़ते हैं, खुसरो पढ़ते हैं, हेमचंद्र पढ़ते हैं, विद्यापति पढ़ते हैं। विद्यापति के राधा और कृष्ण के बारे में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टॉपिक में हम यहाँ पर विद्यापति की जितने भी रचनाएँ हैं, जो अवहट्ठ का विकास दिखाई पड़ता है। कई बार तो एक एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि भाई विद्यापति की रचनाओं में अवहट्ठ की विशेषताओं का आकलन कीजिए और किस तरह से अवहट्ठ एक भाषा के रूप में विकसित होती है, उनके बारे में बताइए। ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? अगला पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में किस कौन से काव्य धारा से पढ़ना है? एक संत काव्य धारा पढ़ना है। संत काव्य धारा में जैसे कबीर दास है, ठीक है? नंददास है, नाभादास है, गोरखनाथ है, ये सब हम पढ़ते हैं। गोरखनाथ तो नाथ में आ जाएगा। सूफी काव्य धारा पढ़ते हैं कि सूफी काव्य धारा में किस तरह से विशेषताएं परिलक्षित होती है, किस टेम्परामेंट, किस प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सूफियों ने काव्य की रचना की और अपने किस मतों का प्रचार किया, उनकी क्या विशेषताएं थी, सब यहाँ पढ़ते हैं हम। ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आपको पता है सूरदास बहुत एक तरह से देखोगे तो मील का पत्थर माने जाते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। सूरदास है, मीरा है, रहीम की भी कुछ विशेषताएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, तो हम उनको यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा यहाँ पर पढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास को हम पढ़ते हैं। बेसिकली 4 काव्य धारा है, आपको भक्ति काल में पढ़ना है। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम राम भक्ति काव्य धारा। और इन चारों काव्य धारा की क्या विशेषताएँ हैं, क्या सेंट्रल थीम है, उसको डिटेल में यहाँ पर स्टडी करना है और उनकी रचनाओं को भी पढ़ना है। थोड़ा-सा रचना के बारे में पढ़ेंगे, रचना तो पेपर 2 में आ जाएगा। ठीक है? कौन-कौन से कवि पढ़ना है, तो कबीर के बारे में जानना है, जायसी के बारे में जानना है। जायसी जैसे सूफी काव्य धारा के में जायसी को पढ़ते हैं। जायसी की रचना है पद्मावत।
तो पद्मावत में किस तरह से उनमें नागमती का किस तरह से विरह दिखाई पड़ता है, किस तरह से नागमती का विरह का कितना डिटेलिंग में वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुआ है, कैसे वो जो भारतीय काव्य परंपरा है और जो सूफी काव्य परंपरा है, किस तरह से वहाँ पर सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है, संयोजन दिखाई पड़ता है, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। सूर और तुलसी के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी रचना के बारे में भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझेंगे। अगला जो दिखाई पड़ता है वो रीतिकाल है। रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य, अभी इसको हम डिटेल में जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से अलग अलग प्रवृत्ति के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई उसके बारे में समझते हैं। उस आधार पर देखोगे तो 3-4 प्रवृत्तियां वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। सबका अध्ययन करना है। कवि देखेंगे तो 4 कवि पढ़ना है रीतिकाल में भी। केशव के बारे में पढ़ना है, बिहारी के बारे में पढ़ना है, पद्माकर के बारे में पढ़ना है और घनानंद के बारे में पढ़ना है। और पूरे रीतिकाल में अगर देखोगे इन चारों कवियों ने किसी एक भाषा को सबसे ज़्यादा विकास या सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है तो वह ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा के बारे में कहा भी जाता है कि रीतिकाल में ब्रज भाषा ने अपने विकास के चरम स्तर को प्रयुक्त करता है, प्राप्त करता है। तो पूरा रीतिकाल क्या है? एक तरह से दरबारी माहौल का कल्चरल वहाँ पर दिखाई पड़ता है। युद्ध नहीं हो रहे हैं, तो एक तरह से जीवन में ठहराव है। मनोरंजन की प्रवृत्ति वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जो कविताएँ रची गई, उसमें श्रृंगारिक प्रवृत्ति, जो दैहिक वातावरण है, उसका वर्णन वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। नायिका के भेदों का वर्णन दिखाई पड़ता है और इसलिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, जो कम शब्दों में इस तरह से इन तथ्यों को, इन विशेषताओं को समाहित कर सके और इसलिए ब्रज भाषा ज़्यादा अनुकूल था इनके लिए। ठीक है? अगला देखोगे तो यहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है और आधुनिक काल में आपको पता है नवजागरण की चेतना उदय होता है। नवजागरण की चेतना के साथ मध्य वर्ग का उदय होता है और मध्य वर्ग के उदय होने के साथ साथ वहाँ पे गद्य का विकास दिखाई पड़ता है और गद्य के विकास में भारतेंदु मंडल का बहुत योगदान है। भारतेंदु मंडल के भी हम बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। कौन कौन से लेखक पढ़ने हैं तो भारतेंदु के बारे में पढ़ना है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ना है, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखो आधुनिक काल में क्या है ना, आधुनिक काल में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पद्य वाला हिसाब से पढ़ रहे थे। लेकिन आधुनिक काल में गद्य का विकास भी होता है, तो एक धारा गद्य की चलती है और एक धारा पद्य की चलती है। तो गद्य के बारे में तो हम पढ़ेंगे नवजागरण के बारे में और कैसे गद्य का विकास हुआ। भारतेंदु मंडल के कौन कौन से कवि थे, जो साहित्यकार थे, जिन्होंने योगदान दिया, उन सब के बारे में पढ़ना है, जैसे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। उसी तरह एक धारा चलती है कविता की। तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ उसको जानना है और उसमें हम पढ़ना है छायावाद। आपको पता है छायावाद में स्वच्छंदतावाद की विशेष प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है। जब रीतिकाल के बाद हम आधुनिक काल में आते हैं तो वो रीतिकाल में क्या था, श्रृंगारिक विशेषताएं थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा स्वच्छंदता, आदमी की जो एक तरह से मनोवृत्ति है, जो खुले में रहना है, जीवन को एंजॉय करना है, ठीक है, अपने हिसाब से जीवन को जिएंगे, स्वच्छंद प्रवृत्तियों को यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है छायावाद में। फिर उसके बाद छायावाद के बाद प्रगतिवाद दिखाई पड़ता है, प्रगतिवाद की विशेषता दिखाई पड़ती है। प्रगतिवाद आपको पता है कि मार्क्सवाद को वैचारिक आधार, साहित्यिक आधार प्रदान करते हुए प्रगतिवाद की रचनाएं हुई। उसमें समाज की जो समस्याएं थी, समाज की जो प्रॉब्लम थी, उसको बेस बनाया गया। फिर उसके बाद आप प्रगतिवाद के बाद आप प्रयोगवाद पढ़ते हो। प्रयोगवाद में आपको पता है वही है कि इसमें आप समाज से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति के अंतर्मन की जो समस्या है उसको उद्घाटित किया गया। और प्रयोगवाद में अज्ञेय के बारे में कहा जाता है कि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। तो अब प्रयोगवाद की पूरी विशेषताओं को पढ़ेंगे, इसमें जितने भी साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को पढ़ना है। फिर उसके बाद नई कविता, जो नई प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है, जो उसमें जो शिल्प के स्तर पर जो नए प्रयोगशील हुए, जो संवेदना के स्तर पर जो नए प्रयोग हुए, वो जो नई विशेषता दिखाई पड़ती है वो नई कविता में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नवगीत पढ़ेंगे, समकालीन कविता पढ़ेंगे कि वर्तमान में अभी कविता किस तरह से लिखा जा रहा है, उसकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, कौन कौन से साहित्यकार हैं, दलित विमर्श है, फिर उसके बाद स्त्री विमर्श पढ़ते हैं। अलग-अलग विमर्श भी हम यहाँ पे समकालीन कविता में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जनवादी कविता। जनवादी कविता मतलब जनता से जुड़ा हुआ है और जनवादी कविता में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है, तो वह है नागार्जुन। जब हम पेपर 2 में नागार्जुन की रचना को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आता है कि नागार्जुन एक जनवादी कवि कवि के रूप में। आप उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए, योगदान के बारे में बताइए। तो उसको वहाँ डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है? प्रमुख कवि को अगर पढ़ना हो, देखोगे आधुनिक कविता के हिसाब से, उसमें मैथिली शरण गुप्त को हम पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो एक रचना है कमाईने, वो पेपर 2 में हमको पढ़ना है, ये पढ़ते हैं। निराला, निराला के भी 2 रचनाएँ आपको पढ़ना है पेपर 2 में। एक राम की शक्ति पूजा पूजा, फिर उसके बाद कुकुर मुत्ता पढ़ना है। कुकुर मुत्ता के बारे में पढ़ना है। महादेवी वर्मा के बारे में आप छायावाद में पढ़ोगे इनके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ना है। दिनकर की रचना जो कुरुक्षेत्र है उसको पढ़ते हैं। अज्ञेय के बारे में पढ़ते हैं। अज्ञेय की रचना है अशद्य वीणा, हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। मुक्तिबोध के बारे में पढ़ेंगे। मुक्तिबोध की जो महत्वपूर्ण रचना है
ब्रह्म राक्षस उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद आता है नागार्जुन जो जनवादी कविता है, इनकी 3 रचनाएँ हमको पढ़ना है। बादल को घेरते देखा है, अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा। ये सभी रचनाएँ हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे चूँकि आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं, आधुनिक काल की है, तो अलग-अलग जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे साहित्यिक प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा-सा रचनाकार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है? अब ये था क्या हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद अगला देखोगे तो कथा साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं कि कथा साहित्य में किस तरह से उपन्यास का विकास कैसे हुआ और कैसे वो यथार्थवाद से लिंक करता है, वो जानना है। फिर उसके बाद देखोगे कि हिंदी उपन्यासों का किस तरह से विकास हुआ। हिंदी उपन्यासों का विकास को हम समझते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, हिंदी उपन्यास का किस तरह से विकास हुआ, क्या प्रवृत्तियाँ उसमें शामिल हो गया, हिंदी उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, उपन्यास की जो जो स्वरूप है, जो तत्व है, उसके आधार पर हम उपन्यासों का विश्लेषण भी करेंगे। सारी चीज़ें, सारी विशेषता यहाँ पढ़नी है। जैसे ही उपन्यास के इतिहास को पढ़ लोगे तो कुछ उपन्यासकारों के बारे में हम बेसिक चीज़ें यहाँ जानेंगे। जैसे प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञानेंद्र के बारे में पढ़ना है हमको, यशपाल के बारे में पढ़ना है, यशपाल की जो रचना है उसको जानना है, रेणु के बारे में पढ़ना है, यशपाल की रचना दिव्या उसके बारे में पढ़ना है, फणीश्वरनाथ रेणु, रेणु की जो उपन्यास है मैला अंचल उसको जानना है, भीष्मशानी की जो रचना है तमस उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बेसिक अध्ययन करना होगा, बेसिक चीज़ें आपको जाननी होगी। ठीक है? फिर उसके आगे देखोगे तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, कहानी में कैसे किस तरह से चीज़ें चलती है। एक जो कहानी है, आधुनिक कहानी, वो परंपरागत कहानी से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमको यहाँ पर जानना है, वो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है? कहानी के विकास को पढ़ लोगे तो उसके बाद प्रमुख कहानीकार के बारे में जानना है। प्रमुख कहानीकार में आपको प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं, जो आप प्रेम मंजूषा जो उसमें पढ़ते हैं, वो आपके सिलेबस में है पेपर 2 में, के बारे में यहाँ पर जानना है। फिर जयशंकर प्रसाद एक कहानीकार के रूप में कैसे है, उनकी क्या रचनाएँ हैं, उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। अज्ञेय, अज्ञेय के बारे में अभी यहाँ पर कहानीकार की अज्ञेय की जो रचना है, जो कहानी है, उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। मोहन राकेश, मोहन राकेश के बारे में पढ़ना है और कृष्णा सोबती के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो देख रहे हो जो जो सिलेबस में डिफाइंड है ना, जो कहानीकार मेंशन किया है ना, उतना ही पढ़ो। अगर इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको उसको आप बना भी नहीं सकते। अभी आगे हम दिखाएँगे कि 2 क्वेश्चन 2022 में ऐसे आए थे जो आउट ऑफ द सिलेबस था। यूपीएससी ने बाकायदा नोटिफ़िकेशन निकाल के उसको खारिज किया और उसके मार्क्स को बोल दिया कि सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी मैं दिखाऊँगा। बस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से स्टिक होना है। आउट ऑफ द सिलेबस इसके बियॉन्ड जो सिलेबस है, आप उसको देखना ही नहीं है। सिलेबस में जितने रचनाकार हैं, जितने साहित्यकार हैं, जितने कवि के बारे में मेंशन किया है, उनको आप पढ़ो बस। आगे देखोगे तो उपन्यास और कहानी के विकास को समझ लिए, तो फिर नाटक के इतिहास को हम पढ़ते हैं। ठीक है? कि नाटक का किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से आगे वो बढ़ा, कैसे-कैसे प्रवृत्तियाँ चेंज हुई। टाइम टू टाइम नाटक को प्रसंस्करण करने के लिए, नाटक को विकास को आगे बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से योगदान, कौन-कौन से नाटककार थे, उनके बारे में भी जानना है। जैसे भारतेंदु के बारे में पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है? राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ना है, मोहन राकेश के बारे में पढ़ना है। मोहन राकेश की एक महत्वपूर्ण रचना है नाटक आप पढ़ोगे, वो है आषाढ़ का एक दिन। ये आपके सिलेबस में है। और ये रचना है। रचना देखोगे, रचना वाले जो पार्ट है ना हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। अभी केवल नाटककार के बारे में पढ़ना है और उनके विशेष प्रवृत्तियाँ और उनका जो योगदान है ना उनको जानना है। ठीक है? नाटक पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद निकल के आता है आलोचना। आलोचना में बेसिकली आलोचना जिस तरह से लिखा गया, निबंध किस तरह से लिखा गया उस चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे हम। तो जैसे देख रहे हो, आलोचना का इतिहास किस तरह से उद्भव हुआ और किस तरह से विकास हुआ, उसके बारे में जानना है। और आलोचना की भी 2 शैली है, एक सैद्धांतिक आलोचना और एक व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना मतलब कुछ सिद्धांत बताए गए जिसके आधार पर आलोचनाएँ की गई है और उस सिद्धांत को बेस बना के जो रचनाएँ लिखी गई, जो आलोचना की गई, उसको व्यावहारिक आलोचना बोलते हैं। और इसमें आचार्य शुक्ल का बहुत योगदान है। आचार्य शुक्ल की एक महत्वपूर्ण रचना है, आलोचना है चिंतामणि। चिंतामणि हम पढ़ेंगे पेपर 2 में। ठीक है? अब उसमें प्रगतिवादी आलोचना भी पढ़ना है, मतलब प्रगतिवादी मतलब समाज की समस्या को ध्यान में रखते हुए, मार्क्सवादी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो आलोचना लिखी गई उसको पढ़ना है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना है, तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना में क्या देखते हैं, जो फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड है ना, उनकी जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, जो मन के अंतर्मन की समस्या को देखना, मन की गूढ़ गहराई को समझना है, उसको बेस बना के जो आलोचनाएँ लिखी गई और उससे रिलेटेड जो रचना है, उसको किस तरह से आलोचना में शामिल किया गया, उसके बारे में विश्लेषण हमको यहाँ पे करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद नई समीक्षा है। नई समीक्षा है मतलब जो रचनाकार है और जो रचनाएँ हैं, उसकी उसको पढ़ने की जो प्रवृत्तियाँ चेंज हुई, उसमें जो सिद्धांत है, किस तरह वो समाज के लिए अनुकूल है, जो पैमाना सेट हुआ, उस पैमाने को नए पैमाना जो इमर्ज हो गया है,
नए पैरामीटर्स इमर्ज हो गया है, जिसको बेस बना के आप किसी रचना का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी समीक्षा की जा सकती है। उन सिद्धांतों को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है? इसमें प्रमुख आलोचक देखोगे तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ना है, नामवर सिंह के बारे में पढ़ना है और नागेंद्र के बारे में भी आपको जानना है। ठीक है? पेपर अगला देखोगे तो जो छठा वाला पॉइंट है उसमें अभी तक तो जितना हम पढ़ा ना वो मेन था, लेकिन ये सिक्स वाला पोर्शन है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आते हैं लेकिन उस हिसाब से आपको एडवांटेज नहीं देगा जिस जिस तरह से एडवांटेज आपको इससे पहले वाला पोर्शन देगा। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो लास्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर अभी मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको मैं समझा रहा हूँ। तो जितना पढ़ लिया ना उसके बाद जो अन्य विधाएं बचती है, जैसे ललित निबंध है, तो ललित निबंध में देखोगे तो इसमें श्रृंगार को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो उसको आधार बनाकर जो निबंध लिखे गए हैं वो उसको देखा जाता है। रेखा चित्र के बारे में पढ़ना है, रचनाएं जो लिखी गई रेखा चित्र से रिलेटेड। संस्मरण किसी की स्मृति को विष बना के जो रचनाएं लिखी गई वो संस्मरण में पढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य मतलब जो अगर मान लो किसी साहित्यकार जैसे मान लो राहुल संकृत्यान के बारे में हम यात्रा वृत्तांत में पढ़ते हैं कि जिन्होंने यात्राएं की, यात्रा के दौरान जो प्राप्त अनुभव थे उनको बेस बना के जो रचनाएं लिखी वो आपके सिलेबस में है। ठीक है? तो ये पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है। पेपर वन में दो पोर्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखोगे तो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास का इतिहास। पेपर टू में देखोगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और साहित्य के इतिहास में चार कालखंड पढ़ने हैं आपको, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसके बाद कथा साहित्य पढ़ना है, उसमें कहानी और उपन्यास के विकास को पढ़ना है। उसके बाद नाटक साहित्य पर पढ़ना है, तो उसमें हिंदी नाटक का किस तरह से विकास हुआ, हिंदी रंगमंच का किस तरह से विकास हुआ को पढ़ना है। उसके बाद अगर देखोगे तो आप आलोचना के इतिहास को पढ़ रहे हो कि आलोचना का कैसे उद्भव हुआ, किस तरह से सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी गई, उसके बारे में जानना है। फिर उसके बाद लास्ट में निकल के आता है हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं। उसमें आपको संस्मरण पढ़ने हैं, ललित निबंध पढ़ने हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, ठीक है, रेखा चित्र पढ़ना है। तो ये हिंदी साहित्य के पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब हम पेपर टू पे चलते हैं। पेपर टू में देखोगे तो पेपर टू का सिलेबस बहुत आसान है। पेपर वन के सिलेबस में थोड़ा सा चैलेंजेस था, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी थी, इसलिए टाइम लग गया। आप डिटेल में उसको देखना। पेपर टू के सिलेबस देखोगे तो ऑलरेडी बहुत संक्षिप्त में और बहुत स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है कि इस प्रश्न पत्र में निर्दिष्ट मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है। अब देख लो, पाठ्य पुस्तक मतलब जो रचनाएं हैं उसके बारे में जानना है, अनिवार्य होगा। और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता का परीक्षण हो। आलोचनात्मक क्षमता मतलब एनालिटिकल पावर, जो एनालिसिस वाला पावर है ना, उसको उसको चेक हो रहा है। पेपर वन में देखोगे तो उसमें भाषा खंड के इतिहास है, पेपर टू में साहित्य के इतिहास है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत कम है। ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप उसमें ज़्यादा है, सॉरी उल्टा बोल दिया। ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप उसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल है, व्याकरणिक विशेषताएं हैं, तो थोड़ा सा फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव नेचर का पेपर है। लेकिन पेपर टू में जाओगे तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम है, सब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें इनोवेशन है, एनालिसिस आपको करना है रचना को बेस बना के, और इसीलिए पेपर टू काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें रटने वाली चीज़ें कम है, पेपर वन में रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है। अब देखोगे तो पेपर इस तरह से यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो पेपर टू में भी देखोगे तो पेपर टू में भी दो खंड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का जो सिलेबस है ना उसको पद्य साहित्य बोला गया है। पद्य साहित्य में बेसिकली 12 कवियों के बारे में पढ़ना है और उनके रचनाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है? सेक्शन बी में जाओगे तो बेसिकली इसमें चार विधाएं पढ़नी है, चार विधाएं और उनके रचनाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले उसमें उपन्यास पढ़ना है। उपन्यास में देखोगे तो पहला उपन्यास होगा महाभोज पढ़ना है आपको, फिर गोदान पढ़ना है, फिर दिव्या पढ़ना है, चौथा है मैला आंचल। फिर उसके बाद तीन नाटक पढ़ने हैं। तीन नाटक में देखोगे तो आपको एक पढ़ना है भारत दुर्दशा, दूसरा है स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा, और तीसरा है आषाढ़ का एक दिन, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद एक आलोचना विधा है आपको पढ़नी है। आलोचना में आपको पढ़ना है चिंतामणि पढ़ना है, चिंतामणि। और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो कहानी पढ़ना है, और कहानी में भी दो पढ़ने हैं।
2 रचनाकारों के पढ़ने हैं। एक प्रेमचंद का जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जो प्रेम मंजूषा जो बुक आती है ना, अमृत राय द्वारा संकलित है, उनको पढ़ना है। और दूसरा एक दुनिया समानांतर जो राजेंद्र यादव ने संकलित किया है, उनको पढ़ना है। तो बेसिकली यही सिलेबस है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊँ, तो देखो, सेक्शन ए में क्या है? पद्य साहित्य। पद्य साहित्य मैंने आपको बताया, 12 साहित्यकार, 12 रचनाकारों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। और कबीर के बारे में देखोगे तो कबीर ग्रंथावली जो आरंभिक, ये आरंभिक होगा। जो आरंभिक 100 पद है ना, उनको पढ़ना है, जिसको श्याम सुंदर दास ने संकलित किया है, इनके बारे में पढ़ना है। तो कबीर की सारी विशेषताएं, कबीर की भाषा, कबीर की जो रचना है, उनमें क्या मूलभूत विशेषताएं हैं, क्या समाज समाज की समस्या कैसे झलकती है, जातिवाद पर क्या कटाक्ष किया है, सबको पढ़ना है यहाँ पे। सूरदास के बारे में पढ़ना है, सूर सागर सार पढ़ना है, और उनके भी आरंभिक जो 100 पद है ना, उनको पढ़ना है। और ये रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया, उनके बारे में आपको जानना है। अगला देखोगे तो तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। और तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, इनके बारे में जानना है। जो सुंदरकांड है वो पढ़ना है। और जो कविता वाली में जो उत्तरकांड पढ़ते हो ना, इनको पढ़ना है। देख लो। और चौथा है ये जायसी। ये चारों क्या है? भक्ति काल है, भक्ति कवि है। मतलब भक्ति काल के जो कवि है ना, उनके बारे में पढ़ना है। बेसिकली चार, शुरुआत की जो चार है। और जायसी की रचना पद्मावत, जो सिंहल दुख खंड और नागवती वियोग, ये खंड ही पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड जो व्याख्या आती है ना, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये चार कवि जो हो गए, एक से लेकर चार तक, वो भक्ति काल से रिलेटेड है। और भक्ति काल में आप वहाँ क्या पढ़ते हैं? पेपर वन के सेक्शन में भी मैंने पढ़ा है कि भक्ति काल में आप बेसिकली भक्ति काल के प्रवृत्तियों के बारे में जानते हो, उनके इतिहास के बारे में जानते हो। और यहाँ क्या पढ़ना? उन इतिहास जो रचनाकार है, ये रचनाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगला देखोगे तो यहाँ से रीतिकाल शुरू हो जाता है। तो बिहारी, बिहारी सच्चे के बारे में जानना है। और उनके भी आरंभिक आरंभिक 100 दोहे पढ़ने हैं। ठीक है। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो रीतिकाल यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद जाओगे तो आधुनिक काल की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त, जो आधुनिक काल के एक तरह से रचनाकार है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। भारत भारती क्या है? एक तरह से अ, देखोगे कविता है, और इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद है, उनकी रचना कमायनी। कमायनी में चिंता और श्रद्धा सर्ग, जो व्याख्या यहाँ से आती है, इसको पढ़ना है। कमायनी में देखो, कमायनी बेसिकली क्या है? कमायनी आपकी जीवन की जो समस्या है, जो समरसता की समस्या है, जो ज्ञान क्रिया और जो बुद्धि, जो आपका व्यवहार होता है, उसमें किस तरह से विभेद होता है, जो समरसता नहीं होती है ना, उसके बारे में यहाँ पर एक मूलभूत समस्या के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे जब आएगा। अगला देखोगे तो निराला की रचना एक पढ़नी है। उसमें है आपका राग बिराग, यानी राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। दो रचनाएं आपको बेसिकली राम के जो निराला है उनके बारे में जानना है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। अगला देखोगे तो रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर की जो महत्वपूर्ण रचना है कुरुक्षेत्र, जिसमें जो युधिष्ठिर है और जो भीष्म पितामह है, उनके बीच में जो संवाद होता है, और जो युद्ध की बात की जो स्थिति है, जो मानसिक व्यथा होती है युधिष्ठिर की, जो शंकाएं जो जनित जो उत्पन्न होता है ना, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया। और कहीं ना कहीं यहाँ से जीवन जीने की, जीवन की जो एक जो क्या बोलते हैं, जो संदर्भ है, किस तरह से हम अपने जीवन की समस्या को, जीवन में जिस तरह से आपकी चुनौतियाँ होती हैं, कैसे झेल सकते हैं, यहाँ से आप संदेश ले सकते हैं। उसके बाद अज्ञे की रचना के बारे में पढ़ना है, आंगन के पार द्वार, जो असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। असाध्य वीणा के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रह्म राक्षस में देखोगे तो पूरा एक तरह से मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी किस तरह से किन समस्याओं से एक तरह से ग्रसित होता है, और कैसे वह समाज से कटा होता है, और अंत में समाज के लिए उपयोगी जीवन नहीं जी पाता है, उसकी समस्या को उद्घाटित किया गया है। अगला देखोगे तो नागार्जुन के बारे में पढ़ना है। और अभी आपको बताया मैंने कि नागार्जुन, पेपर वन में देखा कि नागार्जुन एक जन कवि है। जन कवि है, तो जो उनकी रचनाएं हैं, बादल को घिरते देखा, अकाल, और उसके बाद और हरिजन गाथा, इन तीन रचना के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में इन तीन रचना के बाद नागार्जुन कैसे जन कवि है, कैसे आम जन की समस्या से वो जुड़े हुए थे, कैसे उनको परेशान करता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। तो इस तरह से पूरा डिटेल में हम इनको समझेंगे। तो ये पेपर टू के सेक्शन ए में टोटल 12 कवि है, और उनके रचनाओं के बारे में आपको जानना है। तो 12 कवि का मैंने विश्लेषण कर दिया। अब सेक्शन बी में देखोगे तो सेक्शन बी क्या है? गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य के बारे में आपको पढ़ना, और मैंने आपको बताया इसमें 4 विधाएं हैं। 4 विधाएं को ही जानना है। 4 विधाएं कौन कौन है? तो सबसे पहले देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? नाटक है भारतेंदु का भारतदर्शन, ये नाटक है। दूसरा है मोहन राकेश है, आषाढ़ का एक दिन पढ़ना है, ये भी क्या है? नाटक है, आपको पढ़ना है। तो दोनों नाटक हो गया।
तीसरा देखोगे तो रामचंद्र शुक्ल है, ये आलोचना है। चिंतामणि, चिंतामणि के भाग 1 पढ़ना है, उसमें कविता क्या है, 2 निबंध है, और श्रद्धा भक्ति 2 निबंध, इसको पढ़ना है। और चिंतामणि का जो ये पोर्शन है ना, जैसे चिंतामणि का ये पोर्शन है, तो इससे आचार्य शुक्ल वाले का जो विश्लेषण है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जब आप पढ़ोगे ना, जब भी मैंने आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसमें ये पोर्शन आप इसको मजबूत बना सकते हो, और बाकी पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो। जो हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं वाला पोर्शन है, उस जितना टाइम उसमें दोगे उस हिसाब से क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है। जैसे ये है निबंध निलय, इसमें जितने निबंध निलय पढ़ते हो आप, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र है के द्वारा जो संपादित किया गया है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ते हो, प्रेमचंद के निबंध के बारे में पढ़ते हो, गुलाब राय के निबंध के बारे में पढ़ते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध के बारे में पढ़ते हैं, रामविलास शर्मा के निबंध के बारे में पढ़ते हैं, अज्ञेय के बारे में पढ़ते हैं, कुबेर नाथ राय के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पोर्शन मैं कह रहा था, ये पोर्शन जितना आप टाइम यहाँ पर दोगे उस हिसाब से आउटपुट नहीं है। इसीलिए जब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप पढ़ो ना, तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इसको ज़्यादा वेटेज देना। ठीक है। अभी हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे ही, उसकी बात करेंगे। ठीक है। अगला है प्रेमचंद, ये कहानी है। तो प्रेमचंद की कहानी भी पढ़ना है आपको, और इनके उपन्यास भी पढ़ने हैं, जैसे गोदान। गोदान क्या उपन्यास है, और प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ कहानी है, तो ये कहानी के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, वो जानना है। अगला देखोगे तो प्रसाद, प्रसाद क्या है, प्रसाद की जो रचना है जयशंकर प्रसाद, ये क्या है, नाटक है, इनके नाटक को पढ़ना है आपको। अगला देखोगे तो यशपाल है, यशपाल की रचना दिव्या, दिव्या उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। आठवां में देखो फणीश्वर नाथ रेणु है, रेणु की रचना है मैला अचल, ये भी क्या उपन्यास है, उपन्यास के बारे में आपको जानना है। और नौवां देखोगे तो मनु भंडारी है, उनकी रचना महाभोज, महाभोज भी क्या उपन्यास है। यानी ये टोटल 4 उपन्यास है, 4 उपन्यास के बारे में पढ़ना। और ये 10वां क्या है, राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर, ये क्या है, कहानी है, ये कहानी के बारे में पढ़ना है। यानी सेक्शन पेपर 2 के सेक्शन बी में जो 4 विधाएं हैं, 4 उपन्यास पढ़ने हैं, एक विधा हो गया, 3 नाटक पढ़ने हैं, एक चिंतामणि जो आलोचना वाला पोर्शन है वो पढ़ना है, फिर उसके बाद कहानी पढ़ना है, ये मूलतः 4 है। इसके बाद भी हिंदी साहित्य के अन्य विधा में ललित निबंध पढ़ते हो, मैंने आपको बोला ना कि निबंध निलय ये सब पढ़ते हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन बोलता ये 4 पोर्शन है। अगर मैं समराइज कर दूं, तो समराइजेशन जैसे मैंने अभी किया था कि पेपर 2 के सेक्शन में पद साहित्य, इसमें 12 कवि के बारे में पढ़ना है, और पेपर बी में देखोगे तो 4 विधाएं के बारे में जानना है, और यही पेपर 2 का सिलेबस है, इसी को ध्यान में रखना है, और बार बार आपको रिविजन करना है। तो पेपर 2 के सिलेबस खत्म होने के साथ ही मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन किया, और कैसे किस तरह से सिलेबस डिफाइंड होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा सा लिंकेज को समझो, कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है ना, वो आपस में लिंक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लिंकेज कैसे है, जैसे देखो, पेपर 2 में क्या पढ़ रहे हो आप, रचनाएं पढ़ रहे हो, और रचनाएं तब पढ़ोगे ना जब रचनाओं का आपका इतिहास पढ़ा हो, इसकी विशेष प्रवृत्ति पढ़ी हो, रचनाकार किस कालखंड में लिख रहे हैं रचना, उसके बारे में पढ़ना है। तो तभी पढ़ोगे जब इसके इतिहास को आप समझोगे, इतिहास को जानोगे। जब तक रचना के इतिहास को आप नहीं समझोगे, तब तक आप ठीक से विश्लेषण नहीं कर सकते। और ये इतिहास आप कहाँ पढ़ते हो, पेपर 1 में पढ़ते हो। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, आपस में इंटरलिंक है। और इसीलिए सिलेबस जो आपको पढ़ने की जो स्टडी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। क्योंकि पेपर 1 में आप क्या पढ़ रहे हो, उस कालखंड का एक तरह से, जो कालखंड है, जिस जो रचनाकार है, जो रचनाएं लिखी गई, उसका पूरा इतिहास पढ़ते हो, पूरा प्रवृत्ति पढ़ते हो, पूरी विशेषताएं पढ़ते हो। और पेपर 2 में केवल रचना पढ़ते हो। तो जब तक रचना के इतिहास को नहीं समझेंगे, विशेष प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे, तब तक रचना के बारे में आप जान ही नहीं सकते। तो पेपर 2 में रचना पढ़ते हैं, पेपर 1 में उसके इतिहास को पढ़ते हैं, और दोनों आपस में क्या है, लिंक है, तो लिंक करके पढ़ना होगा। जैसे हम उपन्यास पढ़ेंगे तो उपन्यास के इतिहास पहले पढ़ेंगे, और उपन्यास का इतिहास कहाँ आएगा, पेपर 1 में आएगा। और जैसे ही आप उपन्यास के इतिहास, उसकी विशेष प्रवृत्तियाँ, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, जितना डिटेल्स में आप पढ़ते हो, फिर उसके बाद उपन्यास के विकास के चरण, और अलग अलग चरण में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, वो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय वहाँ पर पढ़ते ही हैं। तो जब पूरा डिटेल में पढ़ते हो, तो जो पेपर 2 में जो चारों उपन्यास है, आप वहीं पढ़ लीजिए, होलिस्टिक वे में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उपन्यास के इतिहास भी कवर हो जाएंगे, उपन्यास की जो रचनाएं पढ़नी है, जो 4 है, जैसे महाभोज है, गोदान है, मैला अंचल है, दिव्या है, अगर चारों आप वहीं पर पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। इसीलिए जब आप पढ़ते टाइम कम से कम होलिस्टिक वे में पढ़िए। पेपर 1 में जो इतिहास खंड वाला पोर्शन है, उसको पेपर 2 से लिंक करते हुए पढ़िए। जैसे नाटक पढ़ना है, तो नाटक का पूरा इतिहास आप पढ़ते ही हैं। जब पूरा इतिहास आप पढ़ ही रहे हैं,
तो जो रचनाएँ हैं नाटक में, जो पेपर 2 वाला पोर्शन है, उसको भी आप वहीं पढ़ लीजिए। जैसे कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी का पूरा उद्भव और विकास, पूरा इतिहास पढ़ेंगे ही। तो कम से कम प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानी, जो पेपर 2 वाला पोर्शन है, और एक दुनिया समानांतर जो पेपर 2 वाला सिलेबस है, उसको भी आप वहीं पढ़ लीजिए, ताकि डिटेल में आप विशेष प्रवृत्तियों को लक्षण बनाते हुए आगे बढ़ो। जैसे इससे एडवांटेज क्या होगा ना कि अगर आपके कालखंड के हिसाब से, ऐतिहासिक लेखन के हिसाब से आपको विशेष प्रवृत्तियाँ पता है, और कुछ रचनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, किसी राइटर के बारे में, किसी साहित्यकार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, और आपको नहीं पता, तो आप उसको बना के लिख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में कि अज्ञे के कहानियों के शिल्प के बारे में चर्चा करने के लिए बोला गया था। और जनरली ये क्वेश्चन जो देखोगे तो थोड़ा-सा अननोन टाइप का है, क्योंकि उतना डिटेल में कभी इस तरह से अज्ञा के बारे में नहीं पूछा गया है, खासकर कहानी के बारे में नहीं पूछा गया है। अज्ञा की जो रचना है कविता असाध्य वीणा, उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही जाता रहा है। लेकिन अज्ञा की कहानियों के शिल्प के बारे में पूछा गया है। और आपको पता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे बना सकते हैं? अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे, आपको इतना पता है कि अज्ञेय कहाँ पर आता है, आधुनिक कवि है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद की विशेषताएँ क्या हैं? आप पेपर 1 के कालखंड में पढ़ोगे ही प्रयोगवाद में, कि पेपर प्रयोगवाद एक ऐसी जो जो रचनाएँ हैं, उसमें क्या किया गया था, शिल्प के जो परंपरागत ढाँचे हैं, उसको तोड़ा गया था। मन की जो अंतर्वृत्ति है, जो मन की जो गाथाएँ हैं, उसका विश्लेषण वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और मन के अंतर्भूति को व्यक्त करने के लिए जो भाषा है, जो शिल्प है, उसमें बिंबात्मक, प्रतीकात्मक ये सब दिखाई पड़ते हैं, है ना? तो अगर इन सब ये सब प्रवृत्ति आपको पता है, लेकिन कहानी के बारे में आपको पूरा डिटेल में नहीं पता है, तब भी इन प्रवृत्तियों को आधार आधार बनाकर आप बेसिक चीज़ों को जानकर अज्ञेय की कहानी के शिल्प की विशेषताओं को बारे बारे में कुछ ना कुछ लिखे आ सकते हैं। ठीक है? इस तरह से इंटरलिंक करके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे अज्ञेय का एक निबंध है संवत्सर, के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको संवत्सर आप उतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इतना पता है कि अज्ञेय ने लिखा है, और अज्ञेय प्रयोगवाद की एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, उसपे प्रमुख स्तंभकार माने जाते हैं। तो अगर प्रयोगवाद की विशेषताएँ आपको पता है, तो उस विशेषताओं को बेस बना के आप लिख सकते हो। जैसे असद्विना में आप पढ़ोगे कि जैन बुद्धिज़्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है, अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो आप इन दोनों विशेषता आपको पता है, वो इतिहास में पढ़ते ही हैं आप। तो इन दोनों विशेषताओं को केवल जानते हुए, केवल ये पता है कि अज्ञेय से लिंक है। तो संवत्सर निबंध के बारे में डिटेल में नहीं पता है, लेकिन इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ आप उस रचना के बारे में लिख ही सकते हैं। इसीलिए इंटरलिंकेज बहुत ज़रूरी है। आपस में लिंक करते हुए चीज़ों को पढ़ो। ठीक है? तो इस तरह से हमको समझना है। अब देखो, हमने पेपर जो सिलेबस है, सिलेबस को पूरा समझ लिया, तो अब थोड़ा-सा हम देखते हैं कि सोर्स क्या होना चाहिए। बेसिक सोर्स जब तक आपको नहीं क्लियर होगा, तब तक आप उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएँगे। तो सिलेबस को समझ लिया, हिंदी लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए, सारे पॉइंट्स को समझ लिया, तो थोड़ा-सा सोर्स को देखते हैं, ठीक है? सोर्स में देखोगे, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको देगा सोर्स के लिए पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का आप एनालिसिस करो, आप क्वेश्चन के ट्रेंड को पता कर सकते हैं। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड देखोगे तो 96% यानी 480 नंबर के क्वेश्चन हर साल यूपीएससी रिपीट करती है। अगर ये पता चल गया कि 480 नंबर के क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपिटिशन है, पीवाईक्यूज़ है, तो फिर आपकी तैयारी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसी आधार पर आप प्रिपरेशन करेंगे, उसी आधार पर आप रिवीजन करेंगे, उसी आधार पर आप नोट्स बनाएँगे। तो सबसे पहला सोर्स है पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू पढ़ने के लिए आप ये बुक लिख सकते हो। क्रॉनिकल की एक बुक आती है हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर के बारे में। पूरा पिछले 16 साल से जितने जितने साल के अभी तक पेपर है ना, अभी तक के पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है। मॉडल आंसर भी अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप इसको बेस बना सकते हो। ये बुक ले लो, बुक बहुत अच्छा है, इसका जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर भी बहुत अच्छा है। दूसरा आप बेस बना सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं दृष्टि के नोट्स। आपको पता है कि दृष्टि के नोट्स में 13 बुकलेट वहाँ पर मिलता है, और 13 बुकलेट में पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। लेकिन नोट्स बहुत डिटेल में हैं, और पूरे नोट्स अगर आप पढ़ने जाओगे ना, तो बार-बार रिवीजन नहीं कर सकते। अभी मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना वो बताऊँगा, लेकिन एक बेस बनाने के लिए आप नोट्स ले सकते हो। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि पीवाईक्यू के हिसाब से आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर उसको आप नोट्स से कंटेंट निकाल सकते हो, फिर अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है? उसके बाद टॉपर्स कॉपी बहुत ज़रूरी है। टॉपर्स कॉपी क्यों? क्योंकि अभी जिस तरह से हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी लिटरेचर कैसे पढ़ते हैं, एक ही नोट्स पढ़ते हैं, तो आंसर भी उसका एक ही टाइप का होता है। आंसर एक टाइप का होता है, तो उसमें कोई मौलिकता नहीं झलकती। सारा उद्धरण, सारा कोटेशन, साहित्यकारों की तुलना सब एक ही टाइप के होते हैं। कुछ मौलिकता होती नहीं है। और इसीलिए हिंदी लिटरेचर में अभी 3 से 4 साल में 10 से 15 नंबर कम आ रहे हैं। जिस तरह से नंबर्स आते थे, उस तरह से नंबर्स नहीं आ रहे। टॉपर्स कॉपी से आपको क्या मिल सकता है? कुछ मौलिक लिखने के लिए इनपुट मिल सकता है। कुछ कोटेशन जो उद्धरण है,
उद्धरण को कैसे यूटिलाइज़ करना वो आइडिया लग सकता है। टू द पॉइंट कैसे लिखें, यानी जो आप इतनी डिटेल में कंटेंट पढ़ते हो उसको टू द पॉइंट यानी 150 वर्ड में, 250 वर्ड में कैसे लिखना है, उसके बारे में आपको आइडिया लग सकता है। समझ रहे हो? फिर उन्होंने व्याख्या कैसे किया है, किसी क्वेश्चन की शुरुआत कैसे किया है, कोटेशन को कितना यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि कोटेशन वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ते हो वहाँ पे नोट्स में। लेकिन उसमें कितना पोर्शन लेना है, कितना पोर्शन छोड़ना है, ये सब आइडिया कहाँ से लगेगा? आपको टॉपर्स कॉपी से लगेगा। और टॉपर्स कॉपी में अगर आपको देखना है, तो सबसे पहले आप देखो प्रदीप द्विवेदी की, जिनके 344 नंबर आए थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो गंगा सिंह राजपुरोहित के। फिर उसके बाद रवि सिन्हा की कॉपी आप देख सकते हो। लोगों ने बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छा हिंदी लिटरेचर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, कॉपी बहुत अच्छा है। आइडिया लगा सकते हो कि हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल में जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है हिंदी लिटरेचर के रिगार्डिंग। तो एक बेसिक आइडिया आपका वहाँ से लग सकता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि उद्धरण सेम है, कोटेशन सेम है, फिर जो साहित्यकार की जो विशेषता है वो सब एक ही नोट से सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जो एग्जामिनर है, जो चेक करता है, उसको कुछ मौलिकता नज़र आता ही नहीं है। तो लगता है हर चीज़ रिपीटेशन है, तो वो पकड़ के आता है कि सभी लोग रट के आए हैं। इसलिए यूनिक बनाने के लिए ना कुछ अलग उपाय किया जा सकता है। अलग उपाय किया जा सक क्या 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 कर सकते हैं आप? इग्नू के कुछ मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको क्या मिल सकता है? नए एग्ज़ाम्पल्स, नए उदाहरण मिल सकता है। ठीक है? एनसीईआरटी की कुछ बुक्स को पढ़ा जा सकता है। वहाँ से मान लो कक्षा 9 टू 12 का जो हिंदी टेक्स्ट बुक है ना, उसको पढ़िए। वहाँ से कुछ एग्ज़ाम्पल्स, कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट अगर आपको यूनिक लग रहा है, जिसको आप क्वेश्चन में डाल के नोट से डिफरेंट बना सकते हैं, तो ज़रूर पढ़िए आप। अनुवाद प्रकाशन साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ की वेबसाइट पे जाके कुछ आलोचनाएँ, रचनाएँ उपलब्ध है, आप उनको एक मॉडल बना सकते हैं। टाइम मिले तो आप उसको पढ़ सकते हैं। गूगल वगैरह भी ज़रूर कीजिए। गूगल वगैरह करने से क्या होता है कि मान लो कोई आंसर है, नोट्स में उतना डिटेल में नहीं दिया है, उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, आप गूगल करिए। आप तो चैट जीपीटी सब वगैरह आ गया है, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालिए, मॉडल आंसर देखिए, अगर कुछ अलग आउटपुट मिल रहा है, कुछ यूनिकनेस वहाँ से दिख रहा है, आप उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है? इसके अलावा आपको ये कम से कम टेक्स्ट बुक, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ना है। जैसे 4 तो उपन्यास ही पढ़ना है, ये गोदान आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है? मैला आंचल का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर टाइम मिल रहा है तो इसको ज़रूर पढ़ो। दिव्या, दिव्या में वही बात है कि जो इसमें संस्कृतनिष्ठ हिंदी दिखाई पड़ती है, लैंग्वेज थोड़ा-सा काफ़ी बैरियर है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए कैसे करोगे? तो जो नोट्स है ना, दृष्टि का जो नोट्स है, उसमें पूरा व्याख्या खंड आता ही है। पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन देखिए किया है, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप वहाँ से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक नई वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें व्याख्या कैसे करना है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इन शॉर्ट अगर आपको टाइम मिले तो दिव्या पढ़िए, नहीं मिल रहा है तो छोड़ सकते हैं, वहाँ से कवर हो जाएगा। महाभोज ज़रूर पढ़िए। ये महाभोज क्या है? छोटा है। छोटा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो इसमें जो इसकी भाषा भी काफ़ी सहज है, तो आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये 4 उपन्यास हैं, फिर उसके बाद भारत दुर्दशा 3 नाटक है, इसको ये पढ़ना है। स्कंदगुप्त ज़रूर पढ़िए, टाइम मिल रहा है तो पढ़ लीजिए। भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त टाइम मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, नहीं टाइम मिल रहा है तो जो इसकी व्याख्याएँ आती है ना, व्याख्या आप नोट से पढ़ सकते हो। लेकिन आषाढ़ का एक दिन ज़रूर पढ़ना है। आषाढ़ का एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है और इसमें जो जो इसकी जो मूल समस्या है ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपके आपके जीवन से भी लिंक कर सकता है। जिस उम्र में आप लोग तैयारी करते हैं, प्रेम वगैरह तो करते ही हैं। प्रेम में किस तरह से जो विरह की समस्या है, किस तरह से अलगाव की समस्या है, किस तरह से कमिटमेंट टूटता है, कैसे एक-दूसरे पर लोग भरोसा करते हैं। तो वो आषाढ़ के एक दिन में ज़रूर अच्छे से दिखाया है। और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप इसको अपने जीवन से लिंक करेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन तक इसका हैंगओवर ज़रूर रहेगा आपके ऊपर। एक दुनिया समानांतर इसका कहानी वाला पोर्शन है, ये काफ़ी अच्छा है, इसको पढ़ सकते हैं। प्रेम मंजूषा, ये प्रेमचंद की जो कहानी वाला पोर्शन है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छा है, ठीक है? अब देखो, हमने अभी क्या समझा कि क्या सोर्स होना चाहिए, सोर्स को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब सोर्स इतना सारा है, इतने सारे सोर्स को आप कैसे पढ़ोगे? किस तरह से आप जैसे दृष्टि के नोट्स ही है, तो उसमें 13 बुकलेट है। 13 बुकलेट को आप अगर आप पढ़ने जाओगे ना, तो इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आप उसको रिवीजन ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अपना नोट्स ज़रूर बना लो। नोट्स बना लो, स्ट्रेटजी ज़रूर डिसाइडेड होना चाहिए। अभी क्या है, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखोगे, उसमें जनरल ट्रेंड क्या है कि 96% क्वेश्चन रिपीटेड है और 4% क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है। रैंडम क्वेश्चन मतलब क्या? कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जा सकता है। उस क्वेश्चन का आप स्ट्रेटजी तो नहीं बना सकते, आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ना ही विकल्प है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो 2022 में ये 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया था। अब इस 2 क्वेश्चन को
बहुत मुश्किल से लोग किया भी होगा, अगर किया भी होगा तो बहुत मुश्किल से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही कर सकते हैं। लेकिन स्किप करने जैसे मान लो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आया था, तो उस साल यूपीएससी ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकाला था, और नोटिफिकेशन निकाल के क्या बोला था कि इन प्रश्नों को हटा दिया गया है, और हटाए गए प्रश्नों के अंकों को शेष भागों में अनुपातिक रूप से बाँट दिया गया। मतलब 2 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, और 2 प्रश्नों के अंकों को अनुपातिक रूप से बाँट दिया गया। ये सभी के लिए एडवांटेज हो गया, ठीक है? तो ऐसे 2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन हर साल आते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस या विदाउट कॉन्टेक्ट होते हैं, जो बियॉन्ड द सिलेबस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन की स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिख के आप उसको लिख सकते हो तो लिखो, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करो। लेकिन जो 96% क्वेश्चन है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटजी है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे? अब जैसे देखो, कैसे एडवांटेज देता है। शॉर्ट नोट्स कैसे जैसे आप जितना पढ़ते हो, जितना आप पढ़ रहे हो, जितना रीडिंग कर रहे हो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, उसके आधार पर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। शॉर्ट नोट्स में आप क्या करते हो? बेस्ट कंटेंट डालते हो, बेस्ट कंटेंट डालते हो। तो बेस्ट कंटेंट डालोगे, वही चीज़ तो आप आंसर राइटिंग करोगे, अपने आंसर में डालोगे, आंसर में डालोगे, और जो आंसर में डालोगे उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलता है। इसीलिए मार्क्स कितना ज़्यादा आएगा, कितना अच्छा आएगा, वो पूरा डिपेंड करता है आपके शॉर्ट नोट्स पर। और इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका शॉर्ट नोट्स बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, इसको समझना है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो अभी कुछ समझना है। शॉर्ट नोट्स अभी मैंने क्या बताया कि 96% क्वेश्चन रिपीटेड है। अब क्या करो, 10 साल के पीवाईक्यू उठाओ, 10 साल के पीवाईक्यू उठाओ, और प्लस नोट्स उठाओ, दृष्टि के नोट्स उठाओ, दोनों से डायमेंशन निकालो। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड 10 साल के क्वेश्चन देखिए, वही टॉपिक देखिए नोट्स में कैसे दिया हुआ है, उसमें क्या डायमेंशन बन रहा है, वहाँ से डायमेंशन उठाइए। डायमेंशन मतलब थीम देखिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या डायमेंशन और क्या थीम बन सकता है, क्या रेंज हो सकता है, और हर डायमेंशन और थीम के हिसाब से आप नोट्स बनाओ। नोट्स मतलब टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होना चाहिए। सभी उद्धरण यहीं पर होने चाहिए, कथन यहीं पर होने चाहिए, इसी नोट्स पे, अलग से नहीं। ठीक है? टॉपर्स कॉपी से आप मान लो को कुछ एडवांटेज मिल रहा है, कुछ इनपुट मिल रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो उसको यहीं डालिए। टू द पॉइंट मतलब ना कि 150 वर्ड्स के हिसाब से आप 150 वर्ड्स में ही आप उस कंटेंट को लिखो। कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, अभी मैं एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाता हूँ। जैसे 10 साल के पीवाईक्यू, जैसे मान लो अपभ्रंश आपको पढ़ना है, अपभ्रंश पर आपको नोट्स बनाना है। अपभ्रंश पर आप ये देखो कि 10 साल के पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू के हिसाब से एनालिसिस करके आपको डायमेंशन पता चल जाएगा, थीम पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो कि दृष्टि के नोट्स में वो किस तरह से उसका नोट्स बना हुआ है, वहाँ से कुछ डायमेंशन बना है, दोनों डायमेंशन को बना के आप डायमेंशन निकालिए। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, अपभ्रंश पर मुझे नोट्स बनाना था, है ना? अपभ्रंश पर नोट्स बनाना था, तो मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के क्वेश्चन को उठाया, और क्वेश्चन को उठाया तो सबसे पहला डायमेंशन क्या बना कि प्रारंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। ये क्या हो गया, डायमेंशन 1 हो गया। दूसरा पूछा है कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए। ये 2023 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2007 में पूछा है, 2006 में पूछा है। ये क्या है, डायमेंशन 2। अगला डायमेंशन क्या है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान का आकलन कीजिए। अब देखो, ये प्रारंभिक हिंदी के विकास से पूछ रहा है, ये हिंदी के विकास से पूछ रहा है, इस तरह से वर्ड प्ले किया है। अब प्रारंभिक वर्ड की वजह से मैं इसको अलग लिखा हूँ, लेकिन ये है दोनों एक ही डायमेंशन, लेकिन फिर भी अगर हम इसको अलग करें तो ये D3 हो जाएगा। ठीक है? देख लो, 2022 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2011 में पूछा है, 2008 में पूछा है। अगला देखोगे तो ये अपभ्रंश और अपभट्ट की पारस्परिक संबंध पूछ रहा है। ये 2024 में पूछा है, 2014 में, 2010 में पूछा है। ये क्या है, D4। देखो, अपभ्रंश और अपभट्ट की पारस्परिक संबंध पूछ रहा है। संबंध में क्या पढ़ोगे आप, समानता पढ़ोगे, असमानता पढ़ोगे, कैसे अलग है। नेक्स्ट डायमेंशन देखो क्या पूछा है कि अपभ्रंश और अपभट्ट की व्याकरणिक संरचना की प्रमुख अंतर। देख लो, अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो ये दोनों डायमेंशन क्या एक ही है। अपभ्रंश और अपभट्ट के बारे में तुलना करके पूछ रहा है। अगर मैं इसको अलग मानूं भी, लिख सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। ठीक है? अगर पूरे ऊपर से एनालिसिस करोगे तो क्या डायमेंशन निकल के आया। डायमेंशन देखो, पहला डायमेंशन है कि अपभ्रंश
प्रारंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान हिंदी के विकास में पूछ रहा है, एक डायमेंशन ये हो गया। दूसरा देखोगे तो व्याकरणिक विशेषता वाला पूछ रहा है, ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा वाला जो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, तो ये कमोबेश इसी से लिंक हो रहा था, इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे। एक हेडिंग बनाएंगे कि भाई हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अब उसमें हिंदी भाषा के विकास में लिख सकते हैं, दूसरा हिंदी साहित्य, दोनों डायमेंशन इसी में बन जाएगा। ठीक है। फिर ये एक डायमेंशन बन गया दोनों के बीच में तुलना वाला, ये क्या हो गया, थ्री थ्री। अगर इस तरह से एनालिसिस करोगे पिछले 10 साल के क्वेश्चन को, तो आपको क्या दिख रहा है कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी अपभ्रंश से रिलेटेड, और 3 डायमेंशन आपके नोट्स में होने चाहिए। जैसे देखोगे अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी देखोगे तो 2020 में पूछा, 2022 में पूछा, 2023 में पूछा, 2023 में पूछा, 2024 में पूछा और 2025 में पूछा। सिर्फ 21 में नहीं पूछा है। अगर अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन के ट्रेंड के एनालिसिस करोगे तो पिछले 5 साल में यही 3 डायमेंशन है, और केवल 21 में नहीं पूछा बल्कि हर साल पूछा है। तो अब क्या करेंगे, आप एक अच्छा सा नोट्स कैसे बनाओगे? तो नोट्स बनाओगे तो आपने सारे डायमेंशन निकाल लिए, और डायमेंशन निकालने के बाद कितने डायमेंशन बने, 3 डायमेंशन बने। 3 डायमेंशन में क्या है, तो पहला पूछ रहा है कि हिंदी के विकास में योगदान। दूसरा पूछ रहा है व्याकरणिक संरचना बताइए। और तीसरा पूछ रहा है अपभ्रंश और अपभट की तुलना। तुलना पूछ रहा है, ये 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक अच्छा सा भूमिका बनाओगे आप, भूमिका लिखोगे, फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष तैयार, हो गया नोट्स तैयार। अपभ्रंश पे नोट्स पे आपने भूमिका तैयार कर लिया, निष्कर्ष तैयार कर लिया और सारा डायमेंशन कवर कर लिया। इस नोट्स में क्या हो गया, इस नोट्स में देखोगे तो सारा पीवाईक्यू भी कवर हो गया, और जो दृष्टि का नोट्स है वो भी कवर हो गया। फिर इसके बाद इसी को बार बार रिवीजन करने हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा सा नोट्स बन गया आपका। इसी तरह से नोट्स बनाना है, एक टॉपिक उठाना है, उसके 96% क्वेश्चन जब रिपीट हो रहा है, हर साल वही पूछा जा रहा है, तो एक नोट्स उठाइए, उसमें एक सब्जेक्ट टॉपिक उठाइए, उसमें देखिए पिछले 10 साल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 10 साल में डायमेंशन देख लीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। डायमेंशन निकाल के एक एक डायमेंशन के हिसाब से 1.5 से वर्ड्स के हिसाब से आप कंटेंट लिख लो। कंटेंट लिखने के लिए फिर आप दृष्टि के नोट्स का हेल्प लो, टॉपर्स की कॉपी का हेल्प लो, ताकि बेस्ट कंटेंट लिखो, उसी में बेस्ट भूमिका लिख लो, बेस्ट निष्कर्ष लिख लो। सारा डायमेंशन कवर हो गया तो एक नोट्स अच्छा से तैयार हो गया, इसी को बार बार रिविजन करना है। और जब अपभ्रंश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि इसी 3 डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन पूछेगा। हो सकता है अगली बार पूछ दे, जैसे 2025 में क्या पूछा, अपभ्रंश और अपभट की तुलना पूछा है, तो अगली बार पूछ ले कि हिंदी के विकास में योगदान बताओ, नहीं तो पूछ लेगा कि व्याकरणिक विशेषता के बारे में बताओ। ये ऑलरेडी आपके कंटेंट में आपके नोट्स में है ही, वहाँ से केवल छापना है, वहाँ से केवल उसको लिखना है। ठीक है। इस तरह से स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अब जैसे कह रहा है ना कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे, इसके बारे में देखो, स्ट्रेटजी में एक पॉइंट ये भी होता है कि आपने नोट्स तो बना लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, इस चीज़ को बहुत जरूरी, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कैसे आपको एडवांटेज देना है। अभी जैसे देखो, अभी हमने सिलेबस बताया, तो पेपर 1 के सिलेबस में क्या बताया कि भाषा खंड का सिलेबस बहुत छोटा था, में 11 चैप्टर ही थे, उसको पढ़ने थे। पेपर 2 का सिलेबस, पेपर 1 के सेक्शन बी वाला सिलेबस था, तो उसमें 4 आदिकाल, 4 कालखंड पढ़ने, फिर कथा साहित्य, नाटक साहित्य का, फिर उसके बाद आपको देखोगे तो आलोचना है, फिर हिंदी साहित्य का अन्य विधाएं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है वो। तो जब पेपर 1 को अटेम्प्ट करने की बारी आए ना, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपको पता है कि इसके 8 क्वेश्चन करने हैं, 8 में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। अब क्या करो, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसका और इसका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है, बच गया 3 क्वेश्चन। तो 3 में से 2 क्वेश्चन ना आपको भाषा खंड से करना चाहिए, और एक क्वेश्चन आपको इतिहास खंड से करना चाहिए। इस तरह से क्यों, क्योंकि जो भाषा खंड वाला सिलेबस है ना, उसमें से देखोगे तो जो भाषा खंड वाला पोर्शन, जैसे अभी अपभ्रंश के बारे में मैंने बताया, उसके 100% नोट्स रिपीटेड होते हैं, अगर आपने ठीक से उसको पढ़ लिया तो। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि 2 क्वेश्चन आप भाषा खंड से करो और एक क्वेश्चन आप इतिहास खंड से करो, और हो गया 5 क्वेश्चन। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ठीक उसी तरह पेपर 2 में क्या करना है, पेपर 2 में देख रहे हो, जो आपका पद्य वाला साहित्य है, सेक्शन ए वाला क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करो और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन हो गए। क्यों सेक्शन ए से करना है, तो उसमें 12 कवि के बारे में ही पढ़ना है।
सिलेबस आसान है, अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। पेपर 2 वाले पोर्शन में, पेपर 2 के गद्य वाला पोर्शन है, सेक्शन बी वाला पोर्शन है, उसमें आपको 4 विधाएँ पढ़नी है, बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत टाइम लगता है, बहुत जल्दी रिवीजन ये याद नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर 1 के जो भाषा खंड वाला पोर्शन है वहाँ से 3 क्वेश्चन करो, और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से करो। पेपर 2 में जो 3 क्वेश्चन करने हैं वो पद्य साहित्य से करो और 2 क्वेश्चन गद्य साहित्य से करो। इस तरह से करोगे तो अच्छा नंबर आ सकता है। इवन मैंने जो पेपर 1 में जो स्ट्रेटजी अपनाया था उसमें से 140 नंबर आए थे मेरे, और उसका सबसे ज़्यादा रीज़न वही था कि मैंने भाषा खंड से अपनाया था। भाषा खंड के नोट्स बनाओगे ना तो 50 पेज में नोट्स बन जाएगा, और अच्छे से नोट्स बन जाएगा, सारा पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। उसी 50 पेज के नोट्स को बार-बार याद करने हैं। अगर याद कर लोगे तो उसमें तो 100% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नयापन का कोई स्कोप ही नहीं है। पेपर 2 में थोड़ा बहुत नया पूछता है, जो 10-20 नंबर का अंतर होता है ना, वो पेपर 2 के हिसाब से होता है, जो आउट ऑफ द सिलेबस चला जाता है। पेपर 1 में तो स्कोप ही नहीं है, उसमें तो बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच है, और जितना लिखोगे, अगर आपने 10 नंबर का क्वेश्चन अगर ठीक से लिख दिया तो उसमें 6-6 नंबर, 7-7 नंबर तक आते हैं। ठीक है? इसलिए स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है? अब देखो, अ हमने पेपर कैसे सिलेबस को समझ लिया, स्ट्रक्चर को समझ लिया, क्या सोर्स होना चाहिए उसको समझ लिया, और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसको समझ लिया। तो इन शॉर्ट थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी में ही कि भाई उत्तर को मौलिक कैसे बनाएँ। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 4 से 5 साल में हिंदी माध्यम में, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में 10 से 15 नंबर कम आ रहे हैं। 10 से 15 नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा रीज़न वही है कि उसमें कुछ मौलिकता नहीं है। कोटेशन में, कथन में कुछ मौलिक नहीं है। तो मौलिक कैसे बनाएँ उसको थोड़ा-सा समझना है। ठीक है? सबसे पहला तो ये है ना कि जब आप नोट्स पढ़ते हो, तो पाठ्य सामग्री में पढ़ने के बाद अपना स्वाद ज़रूर डालो। अपना स्वाद मतलब अपना अनुभव, अपना विचार ज़रूर डालो। इससे क्या होगा ना कि एग्ज़ामिनर को ये लगेगा, जैसे मान लो क्या होता है कि एक ही नोट्स सब पढ़ के जाएँगे, जितने बच्चे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ एग्ज़ाम देंगे, एक ही नोट्स पढ़ता है, सोर्स उनका एक ही है। तो जो भी कोटेशन वगैरह यूज़ करेंगे उसी चीज़ से करेंगे। तो सबके आंसर में एक रूपता, एक समानता दिखाई पड़ती है। आपको थोड़ा-सा अलग करना है। आपको अलग कैसे करोगे? तो उसमें थोड़ा-सा अपना सा टच दो। अपना अपना भूमिका ज़रूर बनाओ, अपना जो विचार है, अनुभव, उसका ज़रूर उपयोग कर सकते हो। देखो, किसी भी कोचिंग के नोट्स को जस का तस मत लिखें। उसी विषय पर अन्य स्रोतों से, पाठ्य पुस्तकों से, आलोचना ग्रंथ से, मूल कृतियाँ से कुछ अलग पंक्तियाँ उठाएँ। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ठीक है? उदाहरण में जैसे देखोगे, उदाहरण मैं आपको बताऊँ, तो जैसे देखो, ये लाइन्स आपके दृष्टि के नोट्स में दिखेगा। लाइन क्या है? कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में आधुनिक समाज की जटिलताओं को व्यक्त करती है। ये सिंपल लाइन है, और सिंपल लाइन है, और एक तरह से यही लाइन सब लिखते हैं कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में आधुनिक समाज की जटिलताओं को व्यक्त करती है। ठीक है? लेकिन इसी में अगर अपना स्वाद डालना है, थोड़ा-सा यूनिक बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं? कि अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध ने हमारे समय की मुश्किलों और सच्चाइयों को बहुत गहराई से दिखाया है। अब देखो, आधुनिक समाज को हमने रिप्लेस किससे कर दिया? हमारे समय के मुश्किलों और सच्चाई से। यहीं पे क्या है? अपना अनुभव है। अपना लैंग्वेज है, अपना स्वाद है। हमने जो टेक्स्ट बुक है, जो नोट्स बुक है, उससे नहीं लिखा, अपना टच इसमें डाला है। और फिर उसके बाद एक लाइन और जोड़ दिया कि उनका काव्य हमें याद दिलाता है कि सच्चा लेखक वही है जो असुविधाजनक सच को बोलने का साहस रखता है। असुविधाजनक सच मतलब क्या? समाज की जो जटिल सच्चाई है, उसको उभारने का साहस रखता है। और इस तरह से अगर आपने नोट्स में लिखा है, नोट्स मतलब क्या? आपने जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसमें जो कंटेंट जो नोट से पढ़ते हो, दृष्टि के नोट से पढ़ते हो या पीवाईक्यू से पढ़ते हो, उसमें जो अपना टच डालोगे ना, अपना टच थोड़ा-सा ऐसे अलग होता है। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा यूनिक बनाया जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा कर सकते हैं कि उदाहरणों की विविधता लाएँ। जो एग्ज़ाम्पल्स, जो कोटेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, उद्धरण, पंक्तियाँ, लोक कथाएँ, समकालीन संदर्भ, ये सब जो पढ़ते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा यूनिकनेस लाओ। क्लीशे उदाहरण मत लिखो, जो आप नोट से पढ़ते हो ना, वही उदाहरण बार-बार रिपीट मत कीजिए, थोड़ा-सा इनोवेशन लाइए। ठीक है? तो इनोवेशन कैसे ला सकते हो? तो इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हो, वहाँ से कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो। एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ सकते हो, जो बुकलेट है वहाँ से कुछ एग्जांपल वगैरह लिख सकते हो, वहाँ से लिखिए। ये अनुवाद प्रकाशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ के वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से कुछ कोटेशन एग्जांपल लिख लीजिए। ये सब तभी करना जब शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, तभी आपको हेल्प करेगा। ठीक है? गूगल बुक्स वगैरह सब, गूगल सर्च वगैरह सब कर सकते हो। वहाँ से कुछ एग्जांपल्स वगैरह सब, कुछ नए कोटेशन वगैरह मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है? तीसरा देखोगे तो भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। भाषा में मतलब जो भाषा आप लिखते हो ना, तो भाषा में थोड़ा-सा साहित्यिक टच भी रखो, ताकि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि वो थोड़ा-सा साहित्यिक छौक के हिसाब से है। जैसे मान लो गोदान के रचना के बारे में कुछ लिखना है, तो गोदान के रचना के बारे में आपको पता है
कि उसमें क्या है, किसान की समस्या है। अब ये बेसिक बात है, सब कोई लिख सकता है। लेकिन अगर मान लो इसके कॉन्टेक्स्ट को, इसके बारे में कुछ लिख रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि साहित्यिक जो रचना है, जो टेक्स्ट बुक है, उसका रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ क करो। ताकि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि ये जनरल बातें नहीं लिख रहा है, बल्कि गोदान पढ़ के आया है और गोदान के रिलेवेंट टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा है। तो वो जस्टिफाइड हो जाता है, अमूर्त नहीं लगता है। ठीक है? जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि महादेवी वर्मा की कविताओं में विरह और करुणा के भाव मिलते हैं। ये सिंपल है, ठीक है? ये नोट्स में मिलता है। लेकिन इसी में अगर इसको मौलिक बनाना है तो क्या लिखा जा सकता है? साहित्यिक छौक के साथ कैसे लिख लिख सकते हैं कि महादेवी की करुणा के केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, देख रहे हो? महादेवी की करुणा केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का निःशब्द रुदन, देख रहे हो? एक नया वर्ड है, जो पीड़ा की व्यथा को बहुत गहराई से व्यक्त करता है। निःशब्द रुदन है और उनकी कविता जैसे आत्मा की मौन पुकार बन जाती है। देख रहे हो, ये लाइन्स और इस लाइन में पढ़ो, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लाइन बिल्कुल सिंपल है और ये लाइन में पढ़ोगे तो इसमें साहित्यिक छौंक है। ऐसा लग रहा है कि किसी साहित्यकार ने इनके बारे में कुछ कहा है, उसको कोट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके आंसर में साहित्यिक छौंक आ जाती है। एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि रिलेवेंट टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहा है, उसके कुछ कोटेशन वगैरह भी यूज़ कर रहा है। तो एग्ज़ामिनर को लग रहा है कि ये लड़का हवा-हवाई बात नहीं कर रहा है। ये अमूर्त बातें नहीं कर रहा है। ठीक है? तो वो अच्छा मैसेज आता है और साहित्य के स्तर को उठाता है और आपके आंसर को, आंसर के स्तर को उठाता है। अगला कर सकते हैं कि संदर्भ और तुलना ज़रूर जोड़ें। संदर्भ और तुलना क्यों? क्योंकि तुलना कर देने से ना आपकी बातों में गहराई आ जाती है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो सूरदास है ना, सूरदास की जो गोपियाँ हैं उसमें विरह भावना दिखाई पड़ती है। तो अगर सूरदास की गोपियों के बारे में पूछ रहे हैं तो आप तुलना करके नागमती, जो जायसी की नागमती है ना, उससे जोड़ दें। जैसे मान लो यहाँ मैंने क्या जोड़ा, अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा, क्या कर सकते हैं कि सूर और जायसी दोनों ने स्त्रियों के माध्यम से वियोग भाव के चरम परिणति दिखाई है। परंतु सूर की गोपियाँ भक्ति का प्रतीक है और नागमती नारी जीवन की करुण गाथा का। ये मैंने तुलना कर दिया। दोनों स्त्रियों में किस तरह से विरह भावना दिखाई पड़ती है, दोनों को कंपेयर करके एक अच्छा-सा निष्कर्ष लिख दिया। इससे एग्ज़ामिनर को लगेगा ना कि बिल्कुल वो क्लिशे उदाहरण, सिंपल नोट्स, एक ही नोट से पढ़ के नहीं आ रहा है, बल्कि अपना व्यक्तिगत अनुभव भी उसमें जोड़ रहा है और उसको तुलना करते हुए चीज़ों को, विश्लेषण को प्रभावी बना रहा है और इस तरह से ये एक सार्थक उत्तर हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे सूर को तुलसी से तुलना कर लो, जायसी को सूरदास से कर लो, जो मैंने अभी किया है। निराला को पश्चात कवियों से जोड़ सकते हैं और इस तरह से तुलना करने से ना आपके आंसर में काफ़ी वेटेज बढ़ जाता है, काफ़ी गहराई आ जाता है और मार्क्स उसी हिसाब से गेन कर सकते हो आप। ठीक है? हाँ। अगला कर सकते हैं मौलिक लिखने के लिए कि निष्कर्ष में मौलिकता ला सकते हैं। और मौलिकता कैसे ला सकते हो? तो निष्कर्ष में क्या करो आप, समसामयिक या वैचारिक गहराई दिखाएँ। समसामयिक कैसे दिखा सकते हैं? तो जैसे मान लो प्रेमचंद की प्रासंगिकता बताते समय अगर मान लो प्रेमचंद की रचना के बारे में है और उसकी निष्कर्ष लिख रहे हो, उसकी प्रासंगिकता के बारे में कुछ लिख रहे हो, तो वर्तमान समय के किसानों की आत्महत्या से ज़रूर जोड़ें, एमएसपी आंदोलन से ज़रूर जोड़ें, ताकि उसकी जो रचना है ना, वो लगे एग्जामिनर को कि वर्तमान में भी रिलेवेंस है और उसको जोड़ते हुए आप निष्कर्ष लिख रहे हो। ठीक है? महादेवी की करुणा बताते समय आधुनिक स्त्री की पीड़ा से तुलना कीजिए। आधुनिक स्त्री की पीड़ा से तुलना कर देंगे, तो कम से कम एग्जामिनर को क्या लगेगा कि जो रचना जिस कालखंड में लिखा गया, उस कालखंड में जो स्त्री की समस्या थी, जो पीड़ा थी, वो वर्तमान में भी वही हूबहू वही है और आपस में लिंक हो रहा है और इसीलिए वो रचना भले उस कालखंड में लिखी गई, उस दृष्टिकोण से आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट है। जैसे देखो उदाहरण में मैंने क्या डाला कि जैसे प्रेमचंद के बारे में लिखना है निष्कर्ष, तो कैसे लिख सकते हो कि आज जब समाज फिर से विखंडन और असमानता की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब प्रेमचंद का साहित्य केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य का पथ प्रदर्शक भी है। देख लो भविष्य का पथ प्रदर्शक है, इसको मैंने क्या किया, वर्तमान से जोड़ दिया है और फ्यूचर की बातें भी कर रहा है। तो इस तरह से एक अच्छा सा निष्कर्ष हो सकता है। निष्कर्ष में मौलिकता आना चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं समराइज़ कर दूँ, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप आंसर को मौलिक बना सकते हो, कि नोट्स में शब्दशः मत लिखिए, उसमें अपना छौंक, अपना स्वाद ज़रूर डालिए। अतिरिक्त उदाहरण और कोटेशन जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हैं, उसमें विविधता लाएँ, डाइवर्सिटी लाएँ। इग्नू के नोट से, एनसीईआरटी के नोट से पढ़ सकते हो। व्यक्तिगत विश्लेषण और दृष्टिकोण ज़रूर लाइए ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि ये नोट्स रिपीट करके रट के नहीं आया है। तुलना और संदर्भ ज़रूर दिखाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि जायसी को सूरदास से तुलना करके दिखाइए, सूरदास को तुलसी से तुलना कर सकते हैं। ठीक है? फिर भाषा और साहित्यिक भाषा अपनाइए। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, लेकिन कुछ साहित्यिक छौक के साथ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये रचनाएँ पढ़ के आया है। बिल्कुल जनरल आम बाज़ार की भाषा में लिख दोगे तो वो तो ठीक है, वो एक जनरल आंसर होगा।
लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो उसको फ़ील नहीं होगा कि ये रचना पढ़ा भी है या कविता पढ़ा भी है, ठीक है? लेकिन जब उसमें थोड़ा साहित्यिक लैंग्वेज के हिसाब से कुछ वर्ड हम उसमें ठूँसते हैं, कुछ वर्ड उसमें मेंशन करते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ के आया है और वो आपके सीरियसनेस को दिखाता है और वो एक अच्छा मैसेज आता है, ठीक है? अगला पॉइंट वही है कि निष्कर्ष में समकालीन दृष्टिकोण ज़रूर दिखाइए और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करिए। इस दृष्टिकोण के हिसाब से फिर आपका एक मौलिक उत्तर हो जाएगा और जो एक ही नोट्स पढ़ के जो बच्चे जाते हैं और जिस वजह से हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में 10 से 15 नंबर में जो कमी आई है ना, कमी को आप दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा उत्तर को मौलिक बनाने की कोशिश कीजिए। तो स्ट्रेटजी मैंने क्या बताया, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है? सोर्स को लिमिटेड रखिए। पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हुए एक अच्छा-सा कंटेंट अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर जब आंसर लिख रहे हैं ना, जब उत्तर लिख रहे हैं आप, तो उसको मौलिक बनाने के लिए इन पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान रखिए। एग्ज़ाम्पल्स वगैरह में डाइवर्सिटी ज़रूर लाइए। निष्कर्ष में मौलिकता ज़रूर लाइए। समसामयिक विषय को ज़रूर जोड़ें। तुलना कर सकते हैं, तुलना करके आप अपने विश्लेषण को प्रभावी बनाइए। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और इस आधार पर अगर आप नोट्स बनाएँगे, तो बाकी बच्चों से आप अलग कर सकते हैं और आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है? तो ये था पूरा विश्लेषण सिलेबस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको एक्सप्लेन किया है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम ऑप्शनल की मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटरशिप क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिकली कंप्लीट मेंटरशिप होगा जिसमें लेक्चर भी प्रोवाइड होगा और लेक्चर के साथ-साथ आपका हमारे साथ वन टू वन सेशन होगा, उसमें डाउट सेशन भी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं शेड्यूल मैंने ये बनाया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो ऑप्शनल मेंटरशिप, स्टडी और शेड्यूल प्लान। अब ये बेसिकली क्या है? इस पूरे स्टडी और शेड्यूल प्लान में हम 94 डेज़ में हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेक्चर के साथ, लेक्चर के साथ कवर कर रहे हैं और ये शेड्यूल है। जैसे हमने क्या शेड्यूल बनाया कि डे 1 में क्या है, डे 1 में ये टॉपिक पढ़ के आना है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, फिर आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर के थ्रू आप इसको देखना है, आपको नोट्स पढ़ना है। जैसे ही ये टॉपिक पढ़ोगे, मान लो इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होगा, फिर आपका हमारे साथ लाइव वन टू वन सेशन होगा। उस डाउट सेशन में बैठ के आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम वहीं बैठ के उसको डील करेंगे। और जैसे ही ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, टॉपिक फिनिश होने के बाद फिर आप इस टॉपिक के आधार पर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो पीवाईक्यू को बेस बना के लिए गए होंगे। सारा पीवाईक्यू कवर करवा दिया जाएगा और कुछ जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे, जो संभावना हो सकता है कि आपके एग्जाम में लड़ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट लिख लोगे, तो फिर उसके बाद जो अगला सेशन होगा आपका, हर एक हफ्ते में 3 सेशन, 2 या 3 सेशन करना है, अल्टरनेट डे पे, ठीक है? तो जो सेशन आपका होगा, उस सेशन में मैं लाइव आपके आंसर का इवैल्यूएशन करूँगा और वहीं फीडबैक दूँगा और फिर जो कमियाँ होंगी, उसको दूर करने के लिए कुछ सजेशन दिए जाएँगे, ठीक है? फिर इस तरह से एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, तो फिर आप एंटर कर जाओगे डे 2 में। डे 2 का टारगेट वही है, फिर उसके हिसाब से ये करोगे। फिर डे 3 में आप देखोगे, तो फिर ये सिलेबस पढ़ना है, ये टॉपिक फिनिश करना है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट होगा, टेस्ट में जो क्वेश्चन होगा, उसका लाइव एक तरह से इवैल्यूएशन होगा और लाइव फीडबैक दिया जाएगा। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स ये है कि 94 डेज़ में कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे। सिलेबस भी होलिस्टिक वे में। होलिस्टिक वे में कवर करना है, कुछ छूटेगा नहीं। हर चीज़ जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को बेस बना के लेक्चर्स डिज़ाइन करा जाएगा। उस लेक्चर्स में एक-एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश होगी। सारे कंपोनेंट, सारे इंपॉर्टेंट थीम, सारे डायमेंशन, कैसे एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हैं, कैसे भूमिका लिख सकते हैं, कैसे निष्कर्ष को बेस्ट बना सकते हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही लेक्चर्स वगैरह सब देखकर लेक्चर्स वगैरह होगा, फिर उसके बाद उससे जो डाउट्स वगैरह निकल के आएगा, नोट्स पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद जो डाउट्स निकल के आएगा, तो रेगुलर बेसिस पर वन टू वन डाउट सेशन होगा, जिसमें आप हमारे साथ बैठोगे लाइव, ज़ूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू और उस पर आप डाउट्स पूछोगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा और आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। जैसे ही डाउट्स क्लियर, लेक्चर फिनिश, नोट्स फिनिश, फिर उसके बाद उसी टॉपिक पर क्या होगा, टेस्ट होगा और टेस्ट में सभी पीवाईक्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही पीवाईक्यू भी होगा, उसी बेस पे कुछ संभावित क्वेश्चन भी होंगे, वो लिखा जाएगा। फिर जैसे ही पीवाईक्यू कवर हो जाएगा तो उसका लाइव आंसर राइटिंग होगा, इवैल्यूएशन उसको चेक करेंगे और प्रॉपर फीडबैक के साथ आपके जो कमियाँ होंगी, जो मिस्टेक्स होंगे, को दूर करने की कोशिश होगी और आपकी आंसर राइटिंग को बेस्ट बनाने की कोशिश होगी। तो देख लो, ये ऑप्शनल मेंटरशिप का एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें लेक्चर्स आपको मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, डाउट सेशन होगा रेगुलर बेसिस पे,
आंसर राइटिंग प्रत्येक टॉपिक के फिनिश होने के बाद आंसर राइटिंग होगा। आंसर राइटिंग का लाइव एक तरह से इवैल्यूएशन होगा, प्रॉपर फीडबैक आपको मिलेगा। फिर उससे रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे वहीं पर पूछ सकते हो। एक तरह से कंप्लीट पैकेज है। और कोशिश यही है कि हिंदी मीडियम में, हिंदी लिटरेचर वाले ऑप्शनल में जो 10 से 15 नंबर कम आ रहा है, जो हाईएस्ट नंबर गया 344, तो 344 के सीलिंग को, 344 जो हाईएस्ट है उसको तोड़ा जा सके और 350 प्लस तक नंबर लाने की कोशिश हम लोग मिलकर करेंगे। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जमकर आंसर राइटिंग करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, सारे पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, तो आप 350 तक आराम से नंबर ला सकते हो। अभी आप प्रदीप द्विवेदी सर का इंटरव्यू सुनना, उसमें उन्होंने स्ट्रेटजी बस इतना ही बताया कि पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना एनालिसिस, और आपके कंटेंट को अगर आप बेस्ट बना लेते हो, मतलब पीवाईक्यू सेम है, सभी बच्चे उसको लिख रहे हैं फिर भी नंबर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उत्तर में मौलिकता नहीं है, यूनिकनेस नहीं है। एक ही नोट्स, एक ही तरह का कंटेंट, एक ही तरह का एग्जाम्पल, एक ही तरह का कोटेशन सब यूज़ कर रहे हैं। तो जब कुछ मौलिक है ही नहीं, तो नंबर भी एवरेज आंसर सबको मिल रहा है। तो उसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं? तो बेस्ट बनाने का तरीका वही है कि आप जब आंसर राइटिंग करो, तो आंसर राइटिंग से पहले एक अच्छा सा नोट्स बना लो। और नोट्स को जितना आपका नोट्स जितना मौलिक होगा, उसमें जितना बेस्ट कंटेंट होगा, वही चीज़ें आपके आंसर राइटिंग में झलकेगा। और जितना जितना अच्छा आप आंसर राइटिंग करोगे, जितना अच्छा कंटेंट आप आंसर राइटिंग में लिखोगे, अपने आंसर में लिखोगे, उसी आधार पर एक अच्छा सा नंबर भी आपको मिलेगा। और आराम से अगर आप इस तरह से प्रॉपर स्ट्रेटजी वे में डिस्कस करोगे, तो अच्छे से आपका 350 नंबर आप आराम से ला सकते हो। ठीक है? तो हमारा टारगेट वही होगा कि 344 के जो टारगेट है, जो एक तरह से अपर सीलिंग बना हुआ है, उसको ब्रेक करना है। आप लोग हमारे मेंटरशिप के साथ जुड़िए, जम के तैयारी करेंगे, सारे डाउट्स वगैरह सब मिलकर उसको क्लियर करेंगे, और मिलकर कोशिश करेंगे कि 350 तक नंबर लाया जाए। ठीक है? उम्मीद है इस पूरे वीडियो में हमने हिंदी लिटरेचर के कंप्लीट स्ट्रेटजी को आपको अच्छे से समझाया होगा। कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो गया भाई।